नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज जिस विषय को मैंने चुना है वो विषय है राज्य से जुड़ी अवधारणाएं। बहुत सारी शब्दावली ऐसी हैं, बहुत सारी अवधारणाएं ऐसी हैं जिस पर मैंने अपने अध्यापन के अनुभव के दौरान और विद्यार्थी काल में भी इस चीज़ को महसूस किया, इस बात को महसूस किया कि हम मूलभूत अवधारणाओं को भी अच्छे से समझ नहीं रख पाते हैं, अच्छी समझ उसमें बारे में नहीं बना पाते हैं, जिस कारण प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार में भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और मैं देखता हूं कि आम धारणा के तहत बहुत सारी अवधारणाओं को एक जैसी अवधारणा मान लिया जाता है। तो मैंने आज कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से वे सारी अवधारणाएं, वे सारी शब्दावलियां जो नासमझी के कारण या अच्छे से समझ में ना आने के कारण कई बार हमारे कॉन्सेप्ट को गड़बड़ कर देती है, खराब कर देती है या उसमें कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न कर देती है। तो आज उन सारी अवधारणाओं पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। जैसे आज हम बात करेंगे किन किन पर कि भैया राज्य से जुड़ी अवधारणाएं, पहले राज्य ही क्या होता है उस पर हम बात करेंगे, राज्य क्या है। इसके अलावा एक अवधारणा आपका देश शब्द आपने सुना होगा, देश क्या होता है। फिर एक शब्द आपका क्या है, प्रांत, उसके बारे में हम बात करेंगे, प्रांत क्या होता है। फिर एक बात हम लोग करेंगे राष्ट्र के बारे में कि राष्ट्र क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रवाद, इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों, ताकि जो ये अवधारणाएं हैं या शब्दावलियां हैं इनके बारे में एक बेसिक समझ हमें बन सके, ताकि हमारा जो बेसिक समझ के अलावा मैं बात कहूँगा, कई बार आप देखेंगे जब मैं चर्चा करूँगा तो कई बार हम क्या करते हैं, एक दूसरे शब्द को समानार्थी मान लेते हैं कि एक दूसरे के समान हैं, ये अलग अलग नहीं है। जैसे राष्ट्रीयता और राष्ट्र एक मान लिया जाता है। अक्सर मैंने देखा है, सामान्यतः ही मैं बात कर रहा हूँ, जनरली बात कर रहा हूँ कि सभी लोग राष्ट्रीयता और राष्ट्र को एक ही मानते हैं, जबकि दोनों में क्या है, अलग अलग क्या होती हैं। बहुत भारी अंतर तो नहीं, लेकिन एक बड़ा अंतर दोनों में देखने को मिलता है। राज्य और प्रांत को देखा हूँ कि अक्सर एक ही मान लिया जाता है, जबकि दोनों में क्या है, अंतर है। और मैंने केवल विद्यार्थियों के स्तर पर ही नहीं मैंने ये समस्या देखी, ये समस्या मैंने विद्यार्थियों के अलावा जो अध्यापन कार्य में रत वो भी इस प्रकार की बातों में कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं या इसको ठीक से बता नहीं पाते हैं। तो ये समस्या मैंने अपने विद्यार्थी काल में भी देखी, वर्तमान में मैं देखता हूँ। बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो भी हैं। इसके अलावा मैं देखता हूँ कि यूट्यूब के अलावा पुस्तकों में, नोट्स में इस प्रकार का मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं। उन भ्रांतियों को मैं आज दूर करने का प्रयास करूँगा दोस्तों। आइए पहले बात हम लोग करेंगे आज, पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, कंट्री, देश के बारे में, कि देश किसे कहा जाता है, देश होता क्या है। मैं पहले एक सॉन्ग सुना करता था दोस्तों, सॉन्ग, संगीत, गीत सुना करता था। बचपन में थे तो चलता रहता था कि परदेश जाके परदेसिया डैड 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 डैस। आपने सुना भी होगा कि परदेश जाके परदेसिया। तो पहले गांव ध्यान कि कौन से देश से आए हो, कौन से प्रदेश से आए हो, पधारो म्हारो देश, राजस्थान चलता है गीत, पधारो हमारे देश। देश का कॉन्सेप्ट क्या है, देश को आज की तारीख में हम बात करें, आज वर्तमान संदर्भ में बात करें तो वर्तमान संदर्भ में देश और राज्य एक ही तरह से लिया जाता है। सामान्यतः एक ही बात मानी जाती है कि देश और राज्य एक ही बात है, लेकिन देश और राज्य में मूलभूत अंतर क्या है। देश जो है एक ज्योग्राफिकल, हालांकि एक टेरिटोरियल बॉडी और साथ में पॉलिटिकल एंटिटी को तो दिखाता है, जो ये प्रदर्शित करता है कि लैंड से संबंधित कि बर्थ
आप किस देश में पैदा हुए हो, आप किस देश के निवासी हैं, आपकी नागरिकता क्या है, इसको तो दिखाता है। लेकिन देश सबसे बड़ी बात क्या दिखाता है, एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी, यानी कि भौगोलिक संदर्भ में। देश का अर्थ जो माना जाता है वो एक भौगोलिक संदर्भ में माना जाता है, भौगोलिक संदर्भ में देखा जाता है। उसमें जनसंख्या भी होती है और लैंड भी होती है, लेकिन देश कई बार राज्य नहीं बन पाता। तो देश जो है कई बार आप देखेंगे वो राज्य नहीं होता है, क्योंकि राज्य की एक मूलभूत, अगर हम बात करें तो राज्य की एक मूलभूत आवश्यकता है राज्य होने के लिए, और वो है सॉवरेंटी, संप्रभुता। कई बार आप देखेंगे देश के अंदर आपको संप्रभुता नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई देश हो लेकिन वो दूसरे किसी देश के अधीन हो। अगर वो अधीन है तो यानी कि उसके पास में संप्रभुता नहीं है, और जब संप्रभुता नहीं है तो वो राज्य नहीं बन पाता। क्योंकि जब मैं राज्य की बात करता हूँ, मैं स्टेट की बात करता हूँ, तो स्टेट के लिए हम जानते हैं कि 4 अवधारणाएं महत्वपूर्ण हैं, 4 तत्व, 4 जो एलिमेंट्स हैं स्टेट के लिए वो आवश्यक हैं। क्या क्या? लैंड की हम बात करें, राज्य के लिए आवश्यक है। पॉपुलेशन राज्य के लिए आवश्यक है। गवर्नमेंट राज्य के लिए आवश्यक है। सॉवरेंटी राज्य के लिए आवश्यक है। और साथ में एक और भी मैं बात करूँगा कि उसको मान्यता प्राप्त हो, अंतर्राष्ट्रीय क्या हो, मान्यता प्राप्त हो, वो पूरे विश्व के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। ये मैं बात करूँ राज्य के बारे में। लेकिन हम कंट्री के संदर्भ में बात करें तो कंट्री में लैंड होगा ही होगा, पॉपुलेशन होगा ही होगा। इसके अलावा हम गवर्नमेंट की बात करें, ये हो सकती है, होगी भी। गवर्नमेंट के बगैर तो देश चलेगा ही नहीं, सिस्टम चलेगा नहीं। लेकिन उसकी सॉवरेंटी हो देश की, ये जरूरी नहीं है। हाँ, अगर हम किसी कंट्री को राज्य बोलते हैं तो ये बोलेंगे फुल्ली इंडिपेंडेंट कंट्री। अगर ये वर्ड है फुल्ली इंडिपेंडेंट कंट्री इक्वल टू स्टेट, तो वो स्टेट होगा। केवल कंट्री जो है वो डिटरमाइन नहीं कर रहा है किसको, राज्य को। हाँ, हम उसको ये कहते हैं फुल्ली इंडिपेंडेंट कंट्री, तो दैट डिटरमाइन द स्टेट। ये स्टेट को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। अब एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जिस समय हम ब्रिटिश के गुलाम थे, तो तब हम एक राज्य नहीं थे, लेकिन भारत था। लेकिन भारत के अलावा हम एक राज्य नहीं थे। उस समय हमारी आइडेंटिटी क्या थी? उस समय हमारी आइडेंटिटी जो थी वो आइडेंटिटी थी कि भारत जो है एक क्या है, ब्रिटिश भारत। नाम क्या था हमारा उस समय? ब्रिटिश भारत। अब देखिए यहाँ पे 2 शब्द ब्रिटिश भारत कहा जाता है, ब्रिटिश भारत। तो जो भारत है ये तो कंट्री को डिटरमाइन कर रहा है, लेकिन ब्रिटिश लग जाने से इसका मतलब ये हो रहा है कि भारत जो देश है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो ब्रिटिश के कंट्रोल में है। भारत तो था, देश तो था, लेकिन फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं था, अर्थात राज्य नहीं था। क्लियर? क्योंकि भारत राज्य के पास संप्रभुता नहीं थी। वो संप्रभुता किसके पास थी? वो ब्रिटिश के पास थी। यानी कि हम ब्रिटिश के समय क्या थे, गुलाम थे, या ब्रिटिश के एक भाग बन गए थे, एक तरह से उसका हिस्सा बन गए थे। गेट माई पॉइंट? बात समझ में आ रही है? तो मैं देश को अगर डिफाइन करूं तो देश को मैं कहूंगा कि एक भौगोलिक इकाई है जो उसमें निवास करने वाले लोगों को प्रदर्शित करती है। क्लियर? जबकि राज्य के लिए अगर हम बात करते हैं तो राज्य के लिए मूलभूत उन 4 तत्वों की आवश्यकता है, तब वो राज्य होगा। जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। हाँ, अगर इस देश के सामने मैं ये लगा दूं पूर्ण संप्रभु या पूर्ण स्वतंत्र देश, तो ये राज्य को क्या कर रहा है? डिटरमाइन कर रहा है। तो फिर ये राज्य की बात करेगा। पहली बात, एक अंतर आप समझिएगा। समझ में आया? कंट्री और राज्य में अंतर। दूसरा दोस्तों अंतर क्या होता है कंट्री और राज्य के अंदर? जितने भी राज्य हैं वो यूएनओ के मेंबर हैं। और जो आपके राज्य यूएनओ के मेंबर नहीं हैं वे सब कंट्री हैं। हालांकि आज के संदर्भ में मैं क्या बात कर रहा हूं कि कंट्री जो है
वो राज्य के समानार्थी मान लिया जाता है, क्योंकि सभी देश लगभग स्वतंत्र हैं। कुछ एक की हम बात छोड़ दें, क्योंकि आज गुलामी का तो कॉन्सेप्ट रहा नहीं है, तो सभी स्वतंत्र राज्य हैं, स्वतंत्र देश हैं। तो स्वतंत्र देश यानी कि राज्य, तो राज्य होना ही यूएनओ का मेंबर बनने की शर्त है। अगर कोई केवल देश है तो वो राज्य नहीं, वो यूएनओ का मेंबर नहीं बन सकता। यूएनओ का मेंबर तभी बनेगा जब वो राज्य होगा, यानी कि पूर्ण स्वतंत्र देश होगा। पहली बात। दूसरी बात, जब हम तीसरी, ये हमने पहली बात करी कि भौगोलिक बात, दूसरी मैंने क्या बोला, यूएनओ के संदर्भ में मैंने बात करी। और तीसरी बात, जब हम बात करते हैं देश की, तो जब हम वैश्विक मानचित्र देखते हैं, वैश्विक मानचित्र में अलग अलग देश का अलग अलग रंग दिखाई देता है। तो जो ये अलग अलग रंग दिखाई दे रहा है, ये रंग दोस्तों क्या है, ये अलग अलग देश के मानचित्र को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। इनके अलग अलग कलर का होना, अलग अलग कलर का होना, ये क्या कर रहा है दोस्तों, देश के मानचित्र को प्रदर्शित कर रहा है। ये मैं ठीक कर दूं दोस्तों थोड़ा सा। आप जानते ही हैं हम भारतवासी, तो ये कश्मीर पूरा, क्योंकि मैं कभी भी अंतर्राष्ट्रीय मैप था तो इंटरनेट पे ऐसे ही मिलता है अंतर्राष्ट्रीय मैप, लेकिन हम कैसे अपनी लैंड को छोड़ दें, हम तो पूरा लैंड लेंगे और लेके एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के साथ लेंगे। तो जो ये अलग अलग कलर को डिटरमाइन कर रहा है, अलग अलग कलर जो दिखा रहा है, ये अलग अलग कलर देश को प्रदर्शित कर रहा है। राज्य जो है एक संप्रभुता के साथ एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी हो जाती है, जबकि देश जो है एक भौगोलिक पहचान है, राज्य जो है एक राजनीतिक पहचान है। लेकिन जब ये देश पूर्ण स्वतंत्र होता है तो ये एक राजनीतिक पहचान भी, राजनीतिक आइडेंटिटी भी रखने लगता है। तो मेरे हिसाब से आपको देश समझ में आ गया होगा। देश की आप 2-3 बातें दिमाग में रख सकते हैं। पहली बात, देश एक भौगोलिक इकाई हो जाती है। देश पूर्ण स्वतंत्र भी हो सकता है, किसी के अधीन भी हो सकता है, जैसे भारत के बारे में मैंने बात करी और ब्रिटिश भारत के बारे में मैंने आपको बात करी। क्लियर। दूसरी बात, राज्य यूएनओ का मेंबर होता है, देश यूएनओ का मेंबर नहीं बन सकता अगर देश पूर्ण स्वतंत्र देश नहीं है। और जैसे वो पूर्ण स्वतंत्र हो जाता है तो वो राज्य हो जाता है। तो पूर्ण स्वतंत्र देश यानी कि जुगल राज्य। तो देश आपको समझ में आया वो दोस्तों, देश की परिभाषा या देश की जो पहचान क्या है। अब हम आगे बात करें राज्य के बारे में, स्टेट के बारे में। दोस्तों राज्य के बारे में बात करें तो राज्य के बारे में सिंपल सी बात है कि 4 फीचर्स कहे जाते हैं, लेकिन 4 फीचर्स के साथ साथ एक 5वां फीचर्स और कहा जाता है, वो है आपका इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता होनी चाहिए। पर पहले हम इन चारों तत्वों को जानें। पहली बात, लैंड। लैंड जो है दोस्तों कि एक लैंड होनी चाहिए, एक भूमि होनी चाहिए, और भूमि भी क्लियर कट होनी चाहिए। उस भूमि से मेरा मतलब है जैसे कबीलियाई समाज होता है, यानी कि एक नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं, यानी कि कबीला समाज। तो जो कबीला समाज होता है, कबीला जो समाज होता है, वो कभी भी एक लैंड को स्वीकार नहीं करता, वो घुमंतु होता है, घूमता रहता है। तो जो घुमंतु होगा, जो घूमता रहता है, वो कभी भी राज्य का निर्माण नहीं करेगा। तो लैंड के यानी कि राज्य के लिए लैंड कैसी होनी चाहिए, जो पूर्ण रूप से क्या हो, एकदम से निर्धारित हो, स्पष्ट हो, हाँ ये लैंड है और इस लैंड में रहने वाले ये लोग हैं। तो राज्य के लिए लैंड का निश्चित होना जरूरी है। क्लियर। अगली हम बात करें पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। लैंड के बाद जनसंख्या, जनसंख्या कितनी हो और कैसी हो। जनसंख्या तो है, जनसंख्या कैसी हो। दोस्तों राज्य के संदर्भ में जनसंख्या की बात जो की जाती है वो कहा जाती है सेल्फ डिपेंडेंस हो, यानी कि वो आत्मनिर्भर हो। जनसंख्या उत्पादन इतना करे कि वो अपना सारे कार्यभार चला सके, अपना सारा कार्य चला सके, वैसी जनसंख्या होनी चाहिए। साथ ही जो जनसंख्या होनी चाहिए, उस जनसंख्या में बात की जा रही है कि अगर वो उत्पादन ना कर सके
तो वो अगर विदेशों से परचेज कर रहे हैं, क्रय विक्रय कर रहे हैं, तो उसके पास इतनी क्षमता हो कि वह उसका मूल्य चुका सके। ऐसी जनसंख्या, जनसंख्या मतलब क्या हुआ, यानी कि जो निर्भर हो, जो देश को क्या कर सके, संभालने के लिए, उसको आत्मनिर्भर बनाने में के लिए सक्षम हो, वो जनसंख्या का मतलब होता है। जनसंख्या ये नहीं कि कोई भी हो गई, वो जनसंख्या नहीं। जनसंख्या यानी कि जो आत्मनिर्भर हो। अगला, गवर्नमेंट सरकार होनी चाहिए, लेकिन सरकार भी कैसी होनी चाहिए, जो पूरे राज्य के लोगों को सर्विस दे सके, यानी कि उनको सेवा दे सके, उनके कल्याण में कार्य कर सके, उन्हें सुरक्षा दे सके। अगर कोई सरकार लैंड और लोगों को, यानी जो पॉपुलेशन है, उसको सुरक्षा देने में असमर्थ है, तो हम कहेंगे ये सरकार राज्य के लिए नहीं है, ये राज्य के लिए सरकार है ही नहीं। क्लियर? तो यानी कि सरकार हो लेकिन वो पूरे लैंड की सुरक्षा कर सके, लोगों को सभी सेवाएं उपलब्ध करा सके, लोगों को सुरक्षा दे सके, इस कार्य के लिए हो सरकार, उसको सरकार कही जाएंगे। फिर अगला वर्ड है दोस्तों आपका सोवरेंटी, संप्रभुता। संप्रभुता के ऊपर तो मैंने एक अलग से, संप्रभुता पर दोस्तों मैंने अलग से एक लेक्चर दिया ही है, पूरा 3-4 वीडियो मैंने संप्रभुता बनाई है, आप उसको देख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ। संप्रभुता से आशय है आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की आज़ादी, दैट इज द सोवरेंटी, संप्रभुता। तो अगर हम आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, तो ये संप्रभुता होती है दोस्तों। क्लियर? तो ये चारों तत्व किसी भी राज्य में, जब ये चारों तत्व होंगे तभी वो क्या कहलाता है, राज्य कहलाता है। अगर चारों तत्व किसी संगठन में नहीं है, किसी संस्था में नहीं है, तो वो राज्य नहीं कहलाएगा। यहाँ पर दोस्तों कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि, विशेषज्ञ विद्वान कुछ भी कह लीजिए, कि एक तत्व और जोड़ा जाना चाहिए यहाँ पर, और वो क्या है, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। अगर किसी राज्य के पास में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं है, तो वो जो चौथा तत्व है संप्रभुता, इसका ओपनली खुलकर प्रयोग नहीं कर पाता। बहुत सारे ऐसे देश हैं आज भी जिनको पूर्ण रूप से आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। जैसे हम बात करें किसकी, ताइवान की बात करें, ताइवान को सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं दी है। इस कारण ताइवान जो है सभी देशों के साथ औपचारिक संबंध नहीं बना पाता, अनौपचारिक संबंधों को बनाता है, यानी कि फॉर्मली रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाता, इनफॉर्मल रख पाता है। और मैं कह रहा हूं कि संप्रभुता राज्य का महत्वपूर्ण तत्व है, और अगर किसी राज्य को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है, इंटरनेशनल उसको रिकॉग्नाइज्ड वो नहीं है, तो क्या हो रहा है, वो अपने निर्णय ओपनली ले नहीं पा रहा है। वो अगर किसी देश के साथ कोई संधि समझौता करना चाह रहा है, तो उसको करने में दिक्कतें हो रही हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो कैसे फिर आपका क्या रहा, एक राज्य का कॉन्सेप्ट बन पाया, यानी कि उसको कहीं ना कहीं अपनी संप्रभुता से समझौता करना पड़ रहा है। और अगर संप्रभुता से समझौता हो रहा है, तो हम कहेंगे वो राज्य वाली कंडीशन में नहीं आएगा। तो इसलिए ये पांचवा तत्व बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, क्योंकि किसी भी देश का अस्तित्व तो है। जो हम लोग, ये बात आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर मैं देश ही बोल रहा हूँ तो देश का मतलब आज के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। पूर्ण स्वतंत्र देश बराबर राज्य। क्लियर? अगर केवल देश है तो सामान्यतः अभी क्या हो रहा है, देश सब स्वतंत्र हैं तो देश को राज्य ही मान लिया जा रहा है। क्लियर? आगे चले तो वो पूर्ण रूप से एक राज्य नहीं कहला पाएगा। आप थोड़ा सा हम इस चीज को भी जान ले, जो मैंने बात आपको अभी बोली मान्यता के संदर्भ में, मान्यता के संदर्भ में बात करें तो अगर हम लोग रिकॉग्नाइज स्टेटस देखते हैं तो ये दो तरह का स्टेटस आपको देखने को मिलता है दोस्तों। आपको देखने को मिलेगा तो फॉर्मल या फिर आपका इनफॉर्मल। अगर फॉर्मल है तो वो ओपनली क्या कर रहा है, स्वतंत्रता का क्या कर रहा है, संप्रभुता का क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, यानी कि पूर्ण रूप से अपनी संप्रभुता का प्रयोग कर रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्वहन के लिए, यानी कि उनको निभाने के लिए वो क्या कर रहा है, देशों के अंदर एम्बेसी यानी कि आपका दूतावास बनाए हुए हैं।
इसका देखने का सबसे अच्छा तरीका फॉर्मल कि कौन कौन देश फॉर्मल हैं, कौन फॉर्मल नहीं है। तो सिंपल सा तरीका है दूतावास। भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश है, चारों तत्व के साथ अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी प्राप्त है, इसलिए भारत के दूतावास विश्व में सभी जगह बने हुए हैं। दूतावास है। दूतावास क्या है? दूतावास क्या होता है? मतलब भारत का दूतावास अमेरिका के अंदर है, यूएसए के अंदर है, तो यूएसए में जो हमारा दूतावास है उसके अंदर हमारा राजदूत होगा, और बकायदा एक पूरी बिल्डिंग होती है जो भारत को दी जाती है। जमीन होती है अमेरिका की, लेकिन वो बिल्डिंग पूरी हमें दे दी जाती है। उसके अंदर हमारे भारत वाले ही नियम कानून चलेंगे। ये जो दूतावास है ये अमेरिका में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, और ये प्रतिनिधित्व दूतावास के अंदर राजदूत के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका होगा मोस्टली जो एम्बेसी होती है किसी भी देश की, कैपिटल यानी किसी भी देश की राजधानी में होगी। जैसे भारत के अंदर हम बात करें तो दिल्ली में लगभग सभी देशों का क्या है, दूतावास है। और कभी आप जाइएगा, दिल्ली आइएगा, तो दिल्ली में आप घूमिएगा, जो दिल्ली में रहते हैं देख कर आइएगा, बहुत साफ़ सुथरा आपको प्लेस मिलेगा। मन लगेगा कि हम किसी और कंट्री में आ गए, कोई और जगह आ गए हैं। तो मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर से निकल कर आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको लगेगा ये कोई और ही दुनिया है। बहुत साफ़ सुथरा, एकदम व्यवस्थित, सुनियोजित, आपको बहुत अच्छी जगह लगेगा, घूम कर आइएगा। सारे दूतावास आपको वहाँ पे सब कंट्री के मिलेंगे। तो दूतावास होते हैं ये संबंधों को निर्माण करने के लिए। इसका मतलब ये है कि देश दूसरे देश को क्या करता है, मान्यता दे रहा है, रिकॉग्नाइज्ड है। अगला रेजिडेंस मिशन होते हैं, यानी कि वहाँ पर रहने के उद्देश्य से होता है, स्थायी निवास की तरह से एक तरह से ही होता है। जो हमारा दूतावास अमेरिका में है या अमेरिका का दूतावास जो भारत में है वो स्थायी निवास की कंडीशन के जैसा है। क्लियर दोस्तों? इसी फॉर्मल यानी कि जो औपचारिक मैं बात कर रहा हूँ, इस औपचारिक में एक हाई कमिश्नर भी होता है, यानी कि उच्चायुक्त भी होता है। ये एक तरीके से मान लीजिए एम्बेसी जैसा ही है, राजदूत जैसा ही होता है, लेकिन जो कॉमनवेल्थ वाले मेंबर्स हैं उनके राजदूतों को उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर कहा जाता है। बस इतनी बात है, बाकी कोई इशू नहीं, सेम यही बातें होती है। क्लियर दोस्तों? यानी कि आपका राजदूत की तरह ही, एम्बेसडर की तरह ही ये हाई कमिश्नर बात करता है। बस जो कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं उनको हाई कमिश्नर कहते हैं, बस बोलने का अंतर है, हाई कमिश्नर। इनफॉर्मल हम बात करें दोस्तों, अनौपचारिक बात करें। औपचारिक की अगर हम बात करते हैं, औपचारिक की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इनको ट्रीटी और एग्रीमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जा रहा है? क्योंकि सारे देश इनको मान्यता नहीं देते, कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती हैं, इस कारण इनको इश्यूज होते हैं। किसी के साथ में संधि करने में, कोई समझौता करने में इश्यूज होते हैं। इनके साथ इकोनॉमिकल और कल्चरल रिलेशन ये अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन पॉलिटिकल रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने में दिक्कत होती है। हाँ, इकोनॉमिकल व्यापार होगा देशों के साथ, इन सब देश क्या कर सकते हैं, व्यापार करते हैं, सांस्कृतिक संबंधों का निर्माण करते हैं। इस कार्य करने के लिए जैसे औपचारिक देश तो क्या बना रहे हैं, राजदूत बना रहे हैं, क्या एम्बेसी बना रहे हैं, कमिश्नर मतलब आपका हाई कमिश्नर बना रहे हैं। क्लियर? ये लोग क्या करते हैं, ये कॉन्सुलेट बनाते हैं, यानी कि इनके यहाँ क्या बनाया जाता है, कॉन्सुलेट बनाया जाता है। ये कॉन्सुलेट का डिप्लोमेंट करते हैं, कॉन्सुलेट होते हैं। जैसे हम लोग ताइवान की बात करें तो ताइवान इसी कैटेगरी में इनफॉर्मल के तरह रहते हैं। कुछ ही देश ताइवान को क्या करते हैं, औपचारिक फॉर्मल क्या देते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। तो वो तो एम्बेसी बनाने को तैयार है ताइवान की, लेकिन जिन्होंने ताइवान को अनौपचारिक माना है, अनौपचारिक माना है, उन्हें दिक्कत होती है संबंध बनाने में। कौन से? डिप्लोमेटिक यानी राजनीतिक संबंध बनाने में। तो वो आर्थिक संबंध लेके चलते हैं, उसके लिए कॉन्सुलेट बनाते हैं। दोस्तों, जो कॉन्सुलेट होता है ये जरूर नहीं कैपिटल में हो, दिल्ली में ही हो, ये किसी और सिटी में भी हो सकता है, जैसे मुंबई में हो गया या किसी और अच्छे बड़े शहर में हो जाता है। जरूर नहीं कि कैपिटल में हो, यानी राजधानी में होना इसका जरूरी नहीं होता। कहीं बनाया जाता है कि हाँ उस देश का प्रतिनिधित्व यहाँ पर है, लेकिन केवल आर्थिक मामलों में, दूसरा आपका सांस्कृतिक मामलों में। इसके अलावा हम एक बात और देखें, रिकॉग्नाइज के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। दो तरह का रिकॉग्नाइजेशन हम देखें तो डी फैक्टो और दूसरा डी जीरो। वास्तव में यानी कि इसको डी फैक्टो का यानी कि वास्तविकता में,
और D0 यानी कि कानूनी रूप से। दो तरह की मान्यता भी देशों में कई बार देखी जाती है। डिफैक्टो यानी कि इसको हम बात करें जैसे कि आपका अबकाजिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यूएनओ भी इन दोनों को कानूनी रूप से जर्जिया का पार्ट मानता है। आप जानते होंगे ये रशिया के द्वारा जर्जिया से अलग करा लिया गया था, रशिया के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर हम देखें तो डी फैक्टो वास्तविक रूप से ये क्या है, स्वतंत्र हो चुके हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं। और इनको दोनों को, चाहे अबकाजिया की बात करूं मैं, चाहे मैं साउथ ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, दोनों को कुछ देशों के द्वारा मान्यता दी गई है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। बहुत ही कम देशों ने इनको मान्यता दी है। तो कानूनी रूप से हम देखें तो आज भी यूएनओ क्या कह रहा है, इन दोनों को मानता है जर्जिया का हिस्सा। क्लियर? तो कानूनी रूप से वास्तविक रूप में ये क्या है, स्वतंत्र हो चुके हैं। तो एक ये भी मान्यता नहीं कि देश के संदर्भ में चलती है। कुछ देशों को हम लोग देखें कि दुनिया में ऐसे कौन से देश हम जानते हैं कि दुनिया में जो कंट्री है यूएनओ की अगर हम बात करें, सबसे अच्छा तरीका है यूएनओ को देखने का। 193 कंट्री क्या हैं, मेंबर हैं किसके, यूएनओ के, जिसमें दो जो हैं ऑब्जर्वर स्टेटस रखते हैं। ऑब्जर्वर स्टेटस रखने वाले कंट्री कौन कौन है? एक तो आपका फिलिस्तीन है और दूसरा आपका होली स्टेट या वेटिकन सिटी है। ये दोनों ऑब्जर्वर हैं। फिलिस्तीन का हमको रीजन पता ही है, फिलिस्तीन का रीजन है इजराइल। इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद। इसके ऊपर दोस्तों इजराइल फिलिस्तीन का विवाद क्या है, टू नेशन थ्योरी क्या है, उसके बारे में मैंने चर्चा की हुई है। अलग से मेरा यूट्यूब पर वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने पूरी चर्चा की हुई है कि फिलिस्तीन इजराइल का डिस्प्यूट क्या है और टू नेशन थ्योरी क्या है। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। चर्च वेटिकन सिटी सदस्यता लेने को तैयार नहीं, कहता कि मुझे सदस्य जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो धर्म के आधार पर चल रहे हैं। राज्य की जो आपने देश तो बोल दिया, राज्य तो बोल दिया, लेकिन पूर्ण रूप से हम उस टाइप से काम करते नहीं है, ना हमारी इच्छा इससे ये है। हम ऑब्जर्वर रहकर ही खुश हैं। उसे होली सी या वेटिकन सिटी दोनों ही बोला जाता है। तो फिलिस्तीन और आपका वेटिकन सिटी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अलग अलग स्टेटस रखते हैं। तो इस मानचित्र के माध्यम से मैंने आपको दिखाया हुआ है। ये दोस्तों, ये जो अगली चर्चा में करने वाला उन स्टेटस के बारे में, ये आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत ज़्यादा क्या करेगी, आपको लाभकारी होगी, आपके लिए यूजफुल होगी। आइए देखें मैंने मानचित्र में क्या क्या दिखाया हुआ है। मानचित्र में आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर 4 कलर हैं, 4 कलर के माध्यम से मैंने दिखाया हुआ है। एक तो कलर आप देख रहे हैं, ये वाला कलर जो डार्क ग्रीन है, ये जो आप देख रहे हैं डार्क ग्रीन कलर, ये कलर आप देख रहे हैं, यहाँ भी एक डार्क ग्रीन कलर है। इसके अलावा दूसरा कलर आप देख रहे हैं जो आपको डार्क, ये वाला कलर देखिए दोस्तों, जो ये कलर है डार्क कलर है, ये भी ये डार्क कलर, थोड़ा सा इसको मैं रेड इस तो नहीं कहूँगा, येलो इसमें थोड़ा सा है। उसके बाद एक बहुत ही हल्का सा लाइट कलर और है। तो 3 कलर तो ये हुए और एक डार्क रेड कलर है। ये 4 कैटेगरी इस मैप में मैंने दिखाई हुई है। अब ये 4 कैटेगरी को अलग अलग तरीके से हम समझते हैं, इनके क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या बातें हैं। जो ये वाले कंट्री हैं डार्क कलर वाले, ये कंट्री वो कंट्री हैं जो यूएन के मेंबर तो हैं, लेकिन कोई और कंट्री इन पर क्या करता है, क्लेम करता है, अपना दावा करता है। जैसे हम बात करें कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, दोनों एक दूसरे पे क्या करते हैं, दावा करते हैं। दोस्तों ये है आपका पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये है आपका आरओसी। आरओसी जो है पीआरसी पर पूरा अपना क्लेम करता है, ये पूरा लैंड मेरा है, इसको पीआरसी कहा जा रहा है। ये जो पीआरसी है ये आरओसी पर अपना क्लेम करता है, लेकिन आरओसी जो है यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको हम ताइवान बोलते हैं, ये जो है मेंबर नहीं है किसका, ये यूएन का मेंबर नहीं है। 71 से पहले मेंबर था, लेकिन आफ्टर 71 पीआरसी को मेंबर बना लिया गया, इसको चीन मान लिया गया। तो आइए मैं सभी देशों का आपको स्टेटस बताता हूँ, कुछ स्टेटस अलग अलग हैं। दोस्तों ये वो कंट्री हैं जो कि आपका यूएन के द्वारा
यानी कि आपका यूएन के द्वारा जो है मेंबर्स हैं स्टेटस नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द एटलीस्ट वन नेशन। तो दोस्तों ये वो देश हैं जो यूएन के मेंबर तो हैं, लेकिन कोई और कंट्री, कोई एक कंट्री इनको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। यानी कि दिक्कत है। जैसे भारत को तो पूरे विश्व के द्वारा क्या है, रिकॉग्नाइज किया हुआ है, लेकिन कुछ कंट्री ऐसे हैं जिनको किसी एक देश ने रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ है। आइए देखते हैं कौन कौन से देश हैं। पहला, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। रिपब्लिक ऑफ कोरिया की जब मैं बात करता हूं दोस्तों, तो इसको जो है नॉर्थ कोरिया कंसीडर करता है। यानी कि नॉर्थ कोरिया कहता है कि ये पूरा हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। रिपब्लिक ऑफ कोरिया तो किसे कहा जा रहा है दोस्तों, देखिएगा कोरिया के दो नाम आप देखेंगे तो कोरिया के आपके दो नाम हैं। एक तो आपका, पहले तो आप जानते कोरिया ये एक ही कंट्री था, लेकिन बाद में इसको अमेरिका के द्वारा और यूएसआर के द्वारा रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इसको आप साउथ कोरिया आज आप लोग बोलते हैं, साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया मेंबर है किसका, रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो मेंबर है किसका, आपका यूएन का है। लेकिन जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया जिसका नाम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये नाम है इसका। वैसे हम इसको नॉर्थ कोरिया बोल दे रहे हैं, हम बोलते हैं जैसे भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, ऐसे यहाँ नाम है आपका नॉर्थ कोरिया, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो ये इस पर क्लेम करता है कि ये मेरा है, इसका रिपब्लिक ऑफ कोरिया का कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, ये बात बोली जा रही है। अगला कंट्री आप देखिए, रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया। जो रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया है दोस्तों, रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया 91 में ये क्या था दोस्तों, आज़ाद हुआ था। और आर्मेनिया इंडिपेंडेंट 91 में हुआ था। इट नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूएन मेंबर, पाकिस्तान के द्वारा। इसको माना जाता है कि ये अजरबैजान का ही क्या है, पार्ट है, अजरबैजान का ही हिस्सा है, और पाकिस्तान इसको आज भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानता है। कहाँ पर है दोस्तों आपका आर्मेनिया, एक बार आर्मेनिया के लोकेशन भी आप देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा आर्मेनिया। दोस्तों ये जो हम देख रहे हैं रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया, ये यहाँ पर ये रहा हिस्सा, तो इसको अजरबैजान का ही पार्ट आज भी पाकिस्तान मानता है, और अजरबैजान भी इसको अपना ही पार्ट मानता है कि इसको आर्मेनिया को। ठीक है दोस्तों, तो आर्मेनिया को पाकिस्तान जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानता है, तो इसलिए आर्मेनिया भी पूर्ण रूप से एक इंडिपेंडेंट कंट्री पाकिस्तान के अकॉर्डिंग नहीं है। इस पर भी एक डिस्प्यूट है। अगली हम बात करें तो रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, ये 1960 में दोस्तों क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। और इसको जो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है वो टर्की के द्वारा। टर्की कहता है कि मैं इसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानता हूँ, ये इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है। तो आप एक बार इसका भी देख लें, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस कहाँ पर है। ये दोस्तों आप जो देख रहे हैं रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, ये छोटा सा कंट्री आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, ये कंट्री, इसको टर्की जो है इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानता है। टर्की क्या है, यूएन का मेंबर है। मैं उन्हीं कंट्री की बात कर रहा हूँ कि जो यूएन के मेंबर हैं और किसी कंट्री को क्या नहीं मानते हैं। कुछ कंट्री ऐसे जिनको यूएन का कोई कंट्री एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मान रहा है, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो ये आपका रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। अगला आप देखें तो डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। दोस्तों ये भी मैं दिखाई चुका हूँ, यानी कि आपका क्या है, ये नॉर्थ कोरिया जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ये 1948 में, यानी कि आपका नॉर्थ कोरिया, जिसको साउथ कोरिया नहीं मान रहा है, साउथ कोरिया कि हम इसको नहीं मानेंगे। और ऐसे ही आपका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949, यानी कि आपका पीआरसी। इस पीआरसी को जो है वो आपका आरओसी मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, ये आरओसी इसको मानने को तैयार नहीं है। इसके बाद आप देखें तो आपका इज़राइल जो 1948 में आज़ाद हुआ, इसको फ़लस्तीन जो है वो एक राज्य मानने को तैयार नहीं है। कहता है कि हम इसको राज्य नहीं मानेंगे, राज्य ये हमारे ही क्या है, एक हिस्सा है, हमारा एक पार्ट है। तो ये दोस्तों हमने इन कंट्रीज़ को देखा जो यूएन को मेंबर हैं, और यूएन के मेंबर होने के बाद इनको कोई कंट्री जो है, कोई एक कंट्री जो इनको मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों ऐसी एक यूएन ऑब्जर्वर स्टेट है, यानी कि यूएन का एक पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर स्टेट है जिसको एक स्टेट मानने को तैयार नहीं है। उसका नाम है दोस्तों आपका क्या, फ़लस्तीन।
फ़िलिस्तीन के बारे में हम बात करें तो ये इजराइल इसको अपना हिस्सा मानता है और आपस में डिस्प्यूट है। लेकिन फ़िलिस्तीन का स्टेटस क्या है दोस्तों? फ़िलिस्तीन जो है यूएन का एक ऑब्जर्वर स्टेट है। जैसे मैंने कहा कि यूएन के टोटल 193 कंट्री हैं और 2 जो हैं उसके ऑब्जर्वर स्टेट हैं। किसके? यूएन के। तो उसमें एक फ़िलिस्तीन भी, फ़िलिस्तीन एक ऑब्जर्वर स्टेटस जिसको कोई दूसरा देश क्या है मान्यता नहीं देता है, वजूद पूर्ण रूप से नहीं है। तीसरी कैटेगरी आप देखिए दोस्तों, स्टेट दैट आर नाइदर यूएन मेंबर नोर यूएन ऑब्जर्वर। वे देश जो आज भी यूएनओ के मेंबर नहीं हैं और साथ ही यूएनओ का ऑब्जर्वर स्टेटस भी उनको प्राप्त नहीं है। तो देखा जाए तो यूएनओ के अकॉर्डिंग 195 कंट्रीज में 193 तो मेंबर हैं और 2 उसके ऑब्जर्वर हैं। लेकिन इन कंट्री को यूएनओ बिल्कुल रूप से मान्यता नहीं देता है। कौन कौन से देश हैं? रिपब्लिक ऑफ कोसोवो। रिपब्लिक ऑफ कोसोवो की हम बात करें दोस्तों तो इसको मानचित्र में पहले बार आप मानचित्र से देखते रहें कोसोवो कहाँ पर है। रिपब्लिक ऑफ कोसोवो ये छोटा सा कंट्री दोस्तों आप देख रहे हैं, ये आपका रिपब्लिक ऑफ कोसोवो। रिपब्लिक ऑफ कोसोवो की जब हम बात करते हैं तो यूएनओ ने तो उसको मेंबर नहीं माना है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने, कुछ कंट्री ने इनके साथ कोऑपरेशन किया है। जैसे हम बात करें आपका यूरोपियन यूनियन 2008 से उसने क्या किया है, कोसोवो के साथ अपने कोऑपरेशन को, सहयोग को बढ़ाया है। इसके अलावा जो कोसोवो है कई ग्रुप्स के साथ मेंबर बना है। यूएनओ का मेंबर तो नहीं है लेकिन कई ग्रुप्स से जुड़ा हुआ है, जैसे आईएमएफ से जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड बैंक से जुड़ा हुआ है, वेनिस कमीशन से जुड़ा हुआ है, यूरोपियन बैंक से जुड़ा हुआ है। ये इस प्रकार के जो आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से जुड़ा हुआ है। तो उस प्रकार कंट्री करीब 98 कंट्रीज को मान्यता दी हुई है दोस्तों। 98 कंट्रीज को क्या दिया हुआ है, रिकॉग्नाइज किया हुआ है। 98 कंट्री यानी कि यूएन के जो 193 कंट्री है उसमें से 98 कंट्रीज को मेंबर किया बनाया हुआ है। और सर्बिया इस पर अपना क्लेम करता है कि ये पूरा लैंड किसका है, हमारा है, ये पूरा लैंड हमारा है। तो कोसोवो का स्टेटस आपने नहीं जाना, लेकिन यूएनओ का मेंबर नहीं है दोस्तों। अगला आप देखिएगा, अगला है आपका SADRA यानी कि इसका पूरा जो SADR सर्वी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक 1976 में दोस्तों ये आज़ाद हुआ था। 45 यूएन मेंबर ने इसको क्या किया, मान्यता दी हुई है। 45 जो यूएन के कंट्री हैं वो इसको मान्यता देते हैं। ये जो है दोस्तों आपका अफ्रीकन यूनियन का क्या है, मेंबर है। और मोरक्को इस पर क्या करता है दोस्तों, क्लेम करता है। मोरक्को कहता है ये हमारा है। आइए इसकी भी लोकेशन आप देख लें कहाँ पर है मानचित्र में। ये रहा दोस्तों आप जो दिख रहे हैं आपके सामने, ये जो आप देख रहे हैं ये कंट्री में बात कर रहा हूँ, ये कंट्री। तो मोरक्को जो ये वाला आपका कंट्री है ये पूरा से अपना क्लेम करता है। तो ये कंट्री की हमने बात की। तो कुछ देशों ने इसको मान्यता दी हुई है। अगला हम देखें तो रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि आपका ताइवान। रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको हम ताइवान बोलते हैं, ये दोस्तों 1912 में अपने आपको अलग कर लिया था। और इसकी हम बात करें तो रिकॉग्नाइज इसको जो किया हुआ है वो 14 देशों ने इसको क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो जो दूसरा आपका दोस्तों PRC है, PRC इस पर पूरे पर अपना दावा करता है। और एक बड़ी कमाल की बात है भूटान के बारे में। भूटान एक ऐसा देश है, बहुत छोटा मुल्क, जो दोनों को, ना तो PRC को ना ही ROC को, दोनों को ही देश नहीं मानता। कहते पहले अपना झगड़ा ख़त्म करो तब हम तुम दोनों को देश मानेंगे, क्या है क्या नहीं। वो दोनों को मान्यता नहीं देता है। ये आप देख भी चुके हैं, इसमें कोई दिखाने वाली बात नहीं है। अगला आपका रिपब्लिक ऑफ अबकाजिया। दोस्तों अबकाजिया जो है 99 में अलग हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। 6 देशों ने इसको मान्यता दी हुई है। और इसको अबकाजिया को अलग करने में जो बड़ी भूमिका थी वो भूमिका थी, आप जानते हैं किसकी दोस्तों, रशिया की। तो 6 देश इसको मान्यता देते हैं, रशिया, सीरिया, निकारागुआ, वेनेजुएला, नारू और साथ में आपका वनटाऊ। ये देश इसको मान्यता देते हैं। और साथ ही 3 कंट्री ऐसे जो यूएन के मेंबर नहीं हैं वो भी इसको मान्यता देते हैं। कौन कौन, साउथ ऑस्ट्रेलिया, आपका नागानो कराबाग, ये इसको क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन जॉर्जिया इस पर क्या करता है दोस्तों, अपना क्लेम करता है। जॉर्जिया कहता है कि अबकाजिया मेरा पार्ट है। यूएन भी यही मानता है। हम अगर बात करें ड्यू जीरो यानी कि कानूनी रूप से कि जो अबकाजिया है ये पार्ट किसका है, जॉर्जिया का पार्ट है। दोस्तों बोर तो नहीं हो रहे आप लोग?
बोर वाली बातें नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आपको IR में बड़ा काम करेंगे और आपको दुनिया के बारे में जानकारी राज्य के संदर्भ में देखने को मिल रही है कि कितना महत्वपूर्ण है राज्य के 4 तत्व के अलावा 5वां तत्व। दोस्तों आप देखिए इसमें अबकाजिया कहाँ पर है, ये रहा आपका अबकाजिया, रिपब्लिक ऑफ अबकाजिया, ये अबकाजिया, और ये है आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया। और ये जो आप देख रहे हैं यहीं पर, ये आपका दोस्तों जर्जिया है। तो ये भी आपका यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर है। तो ये दोनों जर्जिया के पार्ट आज भी साउथ ऑस्ट्रेलिया को भी, अबकाजिया को भी यूएनओ जर्जिया का ही पार्ट मानता है। अगला हम देखें, अगले हम बात करें, अगला कंट्री कौन है आपका, साउथ ऑस्ट्रेलिया। मैंने आपको दिखाई दिया भी, आपको इसको 5 कंट्री के द्वारा रिकॉग्नाइज किया हुआ है। और आप देखेंगे लगभग वही कंट्री जो आपके रशिया वाले जिन्होंने अबकाजिया को मान्यता दी है, वही कंट्री लगभग आपके यहीं पर हैं। अगला दोस्तों आपका टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस 1983। ये रिकॉग्नाइज्ड है किसके द्वारा, यूएन के एक मेंबर के द्वारा, इसमें टर्की का नाम लोग लेते हैं। दोस्तों इस कंट्री ने कोऑपरेशन बनाया हुआ है किस किस के साथ में, ऑर्गेनाइजेशन OIC जो है आपका, यानी कि जो आपका इस्लामिक नेशंस का जो ग्रुप है OIC, उसके साथ में, इकोनॉमिकल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। इसके अलावा आपका नॉर्दर्न साइप्रस ऑब्जर्वर स्टेटस अंडर द नेम ऑफ टर्किश, दूसरा नाम इसका रखा हुआ है कि टर्किश साइप्रेट स्टेट, इसका नाम रखा हुआ है इन कंट्री से कोऑपरेशन बनाने के लिए। दोस्तों इसकी हम बात करें तो ये आपको देख लीजिए कहाँ पर, टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस। ये कंट्री जो है इसको टर्की मान्यता देता है, केवल टर्की मान्यता देता है। आप ये देख रहे होंगे दोस्तों, तो ये जो आपका कंट्री है रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, ये अलग हो गया जिसको टर्की मान्यता देता है। और टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस, ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर का दोस्तों, जो ये रेड कलर का आप देख रहे हैं, रेड से कलर का, तो ये आपका जो है टर्की जिसको मान्यता देता है। तो देखा जाए तो टर्की और साइप्रस के 2 पार्ट हैं, एक इधर नॉर्थ की तरफ हो गया, एक साउथ की तरफ हो गया। ये सब बड़े मैप में दोस्तों हैं। आप जब पूरा वीडियो देखने के बाद में आप चाहेंगे तो ये PPTs जो हैं, इन PPTs को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं वेबसाइट से niponindia.in से। आगे देखें दोस्तों, आपका एक अगली कैटेगरी है स्टेट रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय अदर नॉन UN मेंबर स्टेट। मतलब ऐसे भी कंट्री हैं जो आपके UN के अलावा, यानी कि नॉन UN मेंबर स्टेट जो किया हुआ है, जिसमें दोस्तों कौन सा आपका मालदीव रिपब्लिक 1990 में ये हुआ था दोस्तों, रिकॉग्नाइज्ड बाय 3 UN मेंबर्स। कौन कौन कंट्री आपके हैं, नन, देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा नॉन UN मेंबर, यानी कि जो UN के मेंबर नहीं है उनके द्वारा रिकॉग्नाइज किया हुआ है। किसके द्वारा, अबकाजिया के द्वारा, आर्टसैक के द्वारा, जिसको नागोर्नो काराबाख, मतलब नागोर्नो काराबाख कह लीजिए या आर्टसैक बोल लीजिए, उसके द्वारा मान्यता है। दूसरा आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों तीनों के द्वारा इसको माना गया है कि ये क्या है, एक आपका इंडिपेंडेंट कंट्री है। इसके दोस्तों हम बात करें तो ये जो कंट्री है, इस पर क्लेम जो करता है वो मालडोवा क्लेम करता है, ये पूरा मेरा देश है, पूरा मेरा कंट्री है, इसमें पूरा मेरा कंट्रोल होना चाहिए। ऐसे ही आपका रिपब्लिक ऑफ आर्टसकाक, जिसको हम लोग निगोर्नो काराबाख बोल रहे हैं, निगोर्नो काराबाख इसी का दोस्तों नाम है, रिपब्लिक निगोर्नो काराबाख रिपब्लिक इसी का नाम है। इसको दोस्तों क्या था, जिस समय अजरबैजान की बात करें उसी समय ये अलग हुआ था, और इसको भी 3 कंट्री के द्वारा अगर हम देखें तो आपका अबकाजिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया और आपका ट्रांसनिस्टेरिया के द्वारा इसको मान्यता, 3 UN मेंबर जो नहीं हैं उनके द्वारा इसको मान्यता दी गई है। और उस पर जो क्लेम करता है वो अजरबैजान क्लेम करता है। आइए इन दोनों कंट्री को भी मैप में देख लें। छोटे छोटे से कंट्री हैं दोस्तों, तो एक तो आपका ये रहा रिपब्लिक ऑफ आर्ट्रेस, जिसको हम लोग बोल रहे हैं निगोर्नो काराबाख, ये वाला लैंड की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा आपका मालदीवियन रिपब्लिक, ये जो आप छोटा सा कंट्री देख रहे हैं ये वाला कंट्री। तो इन दोनों कंट्री की हम बात करें तो इन कंट्रियों को कोई भी UN मेंबर मान्यता देता है, नॉन UN मेंबर जो हैं वो इन दोनों कंट्री को क्या करते हैं, मान्यता देते हैं।
इसके अलावा एक छोटा सा कंट्री और है जिसको दुनिया में ना तो यूएनओ के मेंबर और ना ही नॉन यूएन मेंबर मान्यता देते हैं, वो है रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड। ये कंट्री आप जो देख रहे हैं, इस पर सोमालिया अपना क्लेम करता है, सोमालीलैंड के ऊपर सोमालीलैंड, ये आप कंट्री देख रहे हैं, इसको कोई भी मान्यता नहीं दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमने मोटा मोटा 4 कैटेगरी देखी। पहली कैटेगरी कि जिसको कोई एक कंट्री मान्यता नहीं दे रहा है, यूएन का मेंबर है। दूसरी कैटेगरी में देखिए कि ऑब्जर्वर स्टेटस है, उसको मान्यता नहीं दे रहा है। तीसरी कैटेगरी में देखा कि नॉन यूएन मेंबर्स को मान्यता देते हैं, अन्य मान्यता नहीं देते हैं। और एक कैटेगरी आपने क्या देखी, जिसको कोई भी मान्यता नहीं दे रहा है, तो वो आपने क्या देखा, सोमालीलैंड। तो राज्य के संदर्भ में मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर होगी दोस्तों कि ये क्या अंतर होता है। रिकॉग्नाइजेशन जो हम बात कर रहे थे कि स्टेट के लिए 5 तत्व जरूरी हैं, तो 5 तत्व, पहला तो ये था, चारों तत्व तो सुनते ही आए हैं। अगला तत्व था इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन, और जो इंटरनेशनल जिसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं होता, उस कंट्री को वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन करने में इश्यू होते हैं। और जब वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन करने में इश्यू हो रहे हैं, तो यानी कि संप्रभुता उसकी कहीं ना कहीं बाधित हो रही है, उसकी संप्रभुता पे क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। क्लियर दोस्तों, आगे चलते हैं, हम आगे की बात करते हैं। हाँ, अब एक और यहाँ पे अब देखिएगा दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूँ, एक वर्ड दोस्तों आपका स्टेट, और ये मैंने आपका क्या लिखा हुआ, स्टेट लिखा हुआ है, हालांकि मैंने इसको स्मॉल में लिखा हुआ है स्टेट, यानी कि ये कैपिटल एस और ये आपका स्मॉल एस। इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक शब्द और है, उसको भी आप समझ लीजिए हाथों हाथ, प्रांत, प्रोविंस इनको बोलते हैं। प्रांत, प्रोविंस के बारे में हम बात करते हैं। जब क्या था, ब्रिटिश का टाइम हम देखेंगे तो जो प्रोविंस होता है, प्रोविंस क्या होता है कि जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जैसे हम लोग जानते होंगे एक संघात्मक सरकार और एक आपका एकात्मक सरकार, यानी कि आपका एक फेडरल स्ट्रक्चर और एक आपका यूनिटरी स्ट्रक्चर। तो जो यूनिटरी स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर चलते हैं प्रांत, उसके अंदर प्रांत होते हैं। क्लियर। लेकिन जहाँ पर हम संघात्मक की बात करते हैं, तो संघात्मक में आपको देखने को मिलता है, वहाँ पर आपको स्टेट देखने को मिलता है। ठीक, हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं। आज़ादी से पूर्व हमारे जितने भी राज्य कहलाते थे, जिनको हमारे यूपी, बिहार, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, जितने भी सब राज्य हैं, उस समय बिफोर आज़ादी कहलाते थे प्रांत, क्योंकि ब्रिटिश एक एकात्मक सरकार के द्वारा क्या हो रहे थे, शासित हो रहे थे। लेकिन आज़ादी के बाद इनको क्या कहा जाने लगा, राज्य कहा जाने लगा। जैसे हमारे अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36 में राज्य ही कहा गया है। अनुसूची 1 के अंदर भी, आर्टिकल 1 के अंदर भी क्या कहा गया है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ये बोला गया है। तो अभी हम देखें, थोड़ी सी बात को आप समझिएगा, जो हम यूपी बिहार के बारे में बात करते हैं, तो कई बार मैंने देखा कि उनको लोग क्या बोल देते हैं, कई बार कह रहे हैं कि वो प्रांत कहा जाना चाहिए, संविधान में गलत लिखा हुआ है, प्रांत कहा जाना चाहिए, कि उनको सबको प्रांत होने चाहिए, प्रांत सही शब्द प्रांत है, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रांत सही शब्द नहीं है। प्रांत तो आज़ादी से पूर्व कहा जाता था, आज़ादी के बाद से राज्य ही कहा जाता है, और हमारे संविधान निर्माताओं ने कोई गलती नहीं की, कोई मिस्टेक नहीं की है। हमारे सामने 2 मॉड्यूल थे, उसमें एक तो यूएस का मॉड्यूल और दूसरा मॉड्यूल था आपका ब्रिटेन का, यूके का मॉड्यूल। तो यूके के मॉड्यूल में तो प्रांत कहा जा रहा था, हमने इस चीज़ को छोड़ ही दिया, त्याग ही दिया बिल्कुल, कि हमें तो ये बात करनी ही नहीं है, हमें एकात्मक स्वरूप लाना नहीं है, हमको लाना है कौन सा, संघात्मक स्वरूप। लेकिन संघात्मक स्वरूप जो है वो हमको यूएस जैसा नहीं लाना है पूर्ण रूप से, क्योंकि यूएस में क्या हो रहा है, यूएस में जो संघ का निर्माण हुआ वो एक समझौते के द्वारा हुआ, हाँ या ना, समझौते के द्वारा हुआ। और समझौते में क्या हुआ कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों को क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। केंद्र के पास आप देखेंगे तो 3-4 विषय हैं, रक्षा है, आपका रक्षा हो गया, पुलिस हो गया, वैदेशिक संबंध हो गया, आपका समन्वय वगैरह, ये आपका मान लीजिए संचार हुआ तो संचार हो गया। तो ये 3-4 विषय किसके पास में, केंद्र के पास में, बाकी सारे विषयों पर किसके पास, राज्यों के पास में है।
इवन राज्यों के अपने अपने संविधान है, केंद्र का अपना संविधान, राज्यों का अपना संविधान। भारत में ऐसा नहीं हुआ। आप भारत का निर्माण देखेंगे तो भारत का निर्माण दोस्तों कैसे हुआ था? भारत का निर्माण हुआ विलय पत्र के माध्यम से, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के माध्यम से। लेकिन उसके बाद हमने जो मॉड्यूल अपनाया, वो मॉड्यूल अपनाया हमने किसका? संघात्मक, कि हम संघात्मक तरीके से कार्य करेंगे। लेकिन अगर मुसीबत आएगी, प्रॉब्लम आएगी एकता अखंडता को, तो हम क्या हो जाएंगे? एकात्मक हो जाएंगे। तो हमारा तो कुछ इस प्रकार का है, यानी कि आपका जिसको अर्धसंघही भी कहा जाता है। इस सब को देखते हुए हमने क्या कॉन्सेप्ट लिया? यूनियन ऑफ स्टेट का, जो कनाडा से दोस्तों क्या होता है? अटैच करता है। नहीं, जो कनाडा का कॉन्सेप्ट है, कुछ कुछ वही कॉन्सेप्ट हमने अपने अंदर लिया, अपने यहाँ पर लिया। तो जब हम कैपिटल एस से लेकर स्टेट की बात करेंगे तो वो बात हो रही है भारत के संदर्भ में, वो बात हो रही है पाकिस्तान के संदर्भ में, वो बात हो रही है यूएस के संदर्भ में, बांग्लादेश के संदर्भ में। लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया? स्मॉल एस लगाया, तो बात हो रही है यूपी के बारे में, बिहार के बारे में, हरियाणा के बारे में, गुजरात के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, केरल के बारे में, तमिलनाडु के बारे में, छोटे एस लगाते ही। क्लियर? क्योंकि दोस्तों आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ यूनियन ऑफ स्टेट ये भी इसलिए लिया गया क्योंकि हमारे यहाँ क्या किया गया? 7वीं अनुसूची बनाई गई। भाई जैसे मैंने कहा कि अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर राज्यों को पूरी आज़ादी है, और मामलों में जो मैंने कहा 3-4 मामलों को छोड़कर केंद्र के पास जो है राज्यों को पूरी आज़ादी है। हमारे यहाँ पे क्या कर दिया गया? उस टाइप की पूरी आज़ादी तो नहीं दी गई, लेकिन 7वीं अनुसूची में कार्यभार बांट दिए गए, केंद्र के अलग और राज्यों के अलग कार्यभार, कि तुम इस मामलों में करोगे, तुम इस मामलों में करोगे। और जो राज्य सूची बनाई गई, उस राज्यों में लगभग आप मान लीजिए पूरी आज़ादी है, कुछ मामलों को छोड़कर। जैसे हम बात करें आर्टिकल 249, जब राज्यसभा राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति पार्लियामेंट को दे देती है, लेकिन सामान्यतः ऐसा बहुत ही कम होता है, राज्य सूची पर पूरा क्या है? आज़ादी है। तो देखा जाए तो पूर्ण रूप से यूएस का मॉडल नहीं, यूके का तो हमने नकार ही दिया। यूके का मॉडल हम कब अपना रहे हैं? जब पूर्ण रूप से क्या हो जा रहा है? कोई एकता अखंडता की बात आ जाए, जिसे हम लोग नेशनल इमरजेंसी की बात करें, तब यही जो राज्य हैं, यही राज्य समय क्या बन जाते हैं? प्रांत बन जाते हैं। वर्तमान में सामान्य स्थिति में वो राज्य ही है। अब राज्य की स्थिति हमने यूएस वाले नहीं अपनाई, यूके वाला प्रांत तो अपनाया नहीं मुसीबत के समय, तो हमने नया मॉडल अपना लिया किसका? आपका दोस्तों कनाडा का। हमने कनाडा के मॉडल को अपनाकर, कुछ हमने कनाडा का मॉडल अपनाकर ये व्यवस्था अपने यहाँ पर बनाई। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब हम कैपिटल एस से डिटरमाइन करेंगे तो वो देश के संदर्भ में, पूर्ण स्वतंत्र देश के संदर्भ में, और जब हम स्मॉल एस का प्रयोग करेंगे तो ये छोटे स्टेट के संदर्भ में हम बात करेंगे, यानी कि आपका छोटे स्टेट, यानी कि आपका यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह, इनके बारे में। क्योंकि दोस्तों ये सब जो यूपी, बिहार, हरियाणा सब जो हैं, ये पूर्ण रूप से संप्रभुता का प्रयोग नहीं करते हैं। पूर्ण रूप संप्रभुता का प्रयोग कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। आंतरिक भी और बाह्य भी। बाह्य तो पूर्ण रूप से प्रयोग करता है, हाँ आंतरिक में भारत क्या कर रहा है? इसकी कुछ पावर क्या है? यहाँ पर क्या हो जाती है? बांट दी जाती है कार्य, जिससे अच्छे तरीके से वो आंतरिक, जैसे मैंने कहा ना 7वीं अनुसूची, तो जो 7वीं अनुसूची वो क्या कर रही है? आंतरिक शक्तियों को बांट दे रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो यूपी, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र है, कई मामलों में निर्णय लेने के लिए क्या स्वतंत्र है। जैसे पुलिस राज्य सूची का विषय है, तो पुलिस के संदर्भ में कानून बनाएंगे, नियम बनाएंगे सभी राज्य। तो मेरे ख्याल से आपको स्टेट और जो स्मॉल स्टेट है उसके बारे में आपको क्लियर हो गया दोस्तों कॉन्सेप्ट। और बाकी जो मैंने मान्यता की बात कही वो भी आपको समझ गए होंगे। ये पूरी जानकारी आपको आईआर में दोस्तों क्या करेगी? काम करेगी। आइए उसके अलावा कुछ और भी शब्दावलियाँ हैं जो राज्य से जुड़ी हुई हैं, उनको भी हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसे हम समाज की बात करें, राज्य की बात करें, उनके बारे में हम बात करें। राज्य और समाज के बारे में हम बात करें दोस्तों, राज्य और समाज, अगला कौन समाज को जान लें, क्योंकि राज्य से जुड़ा हुआ एक है। राज्य और समाज की जब मैं बात करता हूं दोस्तों, तो पहले समाज की हम बात करें। समाज क्या है?
मनुष्यों का साहचर्य जो मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे समाज कहते हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं, बहुत से आवश्यकताएं, भावनात्मक आवश्यकताएं, बौद्धिक आवश्यकताएं और भी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं जीवन की, जिनकी सभी की पूर्ति राज्य नहीं कर सकता। राज्य एक माँ की तरह, एक पिता की तरह, एक पत्नी की तरह, एक भाई बहन की तरह आपकी जीवन में भूमिका नहीं निभा सकता। वो भूमिका निभाता है कौन? समाज, सोसाइटी। समाज जो है ये मानवीय संबंधों से बनता है। जैसे मैंने कहा समाज कैसे बना, भाई बहन, भाई बंधु मित्र वगैरह सबको मिला के एक सोसाइटी का निर्माण होता है। तो जो आपकी आवश्यकताएं हैं समाज जो पूरी करता है वो राज्य पूरी नहीं कर सकता। तो मनुष्य का एक साहचर्य जो मनुष्यों के संबंधों के द्वारा निर्माण किया गया और जो मनुष्य की बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समाज जो है दोस्तों हमेशा निरंतर बना रहता है, समाज कभी समाप्त नहीं होता। राज्य तो एक ऐसी चीज है कि जो समाज की राजनीतिक, यानी कि हम कहेंगे राजनीतिक दृष्टि से संगठित समाज जो है उसको हम क्या बोल देते हैं? राज्य बोल देते हैं। तो जो राजनीतिक इकाई है समाज की वो राज्य है। पूर्ण रूप से राज्य जो है वो समाज को डिटरमाइन नहीं करता। हाँ, ये जरूर है कि हम भारतीय समाज यानी कि भारतीय राज्य बोल सकते हैं, कि भारतीय समाज बोल देते हैं, लेकिन एक बड़ी बात यह है राज्य बदल भी सकते हैं। आप देखिए ब्रिटिश भारत के बाद स्वतंत्र भारत, लेकिन भारतीय समाज जो आदिकाल से चलता आ रहा है वही समाज आज भी है। राज्य यानी कि साम्राज्य बदले, कभी अशोक का साम्राज्य है, कभी इसके बाद किसी और का साम्राज्य है, फिर ब्रिटिश साम्राज्य है, लेकिन भारतीय समाज से झुका तो रहा। तो राज्य समाज की बात हम करें तो समाज की शांति, तो कहा कि राजनीतिक राज्य क्या है? राजनीतिक दृष्टि संगठित समाज। राज्य का कार्य क्या है कि समाज के लिए शांति बनाना, व्यवस्था बनाना, उसकी सुरक्षा करना, सामान्य सेवा उपलब्ध कराना, ये सब राज्य का कर्तव्य है। किसके लिए? समाज के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा राज्य और समाज का अंतर। एक दोस्तों अगला शब्द है स्टेट और गवर्नमेंट, यानी कि राज्य और सरकार। राज्य और सरकार की जब मैं बात करता हूं, वैसे तो सरकार तो आनी जानी है, सरकार तो आएगी चली जाएगी। पहले मनमोहन जी थे, अब मोदी जी हैं, मोदी जी के बाद फिर कोई और होगा, किसी और की सरकार होगी। अभी मोदी सरकार है, कल वो किसी और की होनी है, पहले ऐसे चलता रहेगा। लेकिन राज्य जो था वो है, वो यथावत रहेगा। लेकिन व्यवहारिक धरातल में जब देखते हैं तो राज्य हमको दिखाई नहीं देता, हमको सरकार दिखाई देती है। जब हम बात करते हैं कि राज्य का ये कार्य संपन्न हुआ, तो ये कार्य कोई और संपन्न नहीं करता है, सरकार संपन्न करती है। तो सरकार क्या है? सरकार एक संस्था है जो राज्य के कार्यों को संपन्न करती है, राज्य के लिए व्यवस्था का निर्माण करती है। उसको हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बोलते हैं, सरकार बोलते हैं। जो हमको दिखाई देती है वो सरकार दिखाई देती है, राज्य नहीं दिखाई देता। तो राज्य और सरकार यानी कि राज्य हमसे एक निष्ठा की मांग तो करता है, क्योंकि हम राज्य के प्रति निष्ठावान होते हैं, सरकार के प्रति निष्ठावान नहीं होते। सरकार तो आनी जानी है। हाँ, ये जरूर है कि हम राज्य के प्रति निष्ठा रखते हुए सरकार की आज्ञाओं का पालन करते हैं। जैसे आपके यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों? लॉकडाउन हुआ। तो लॉकडाउन के बाद हम क्या कर रहे हैं? वो राज्य ने नहीं क्या किया, तो सरकार ने है। लेकिन हमारी निष्ठा किसके प्रति है? राज्य के प्रति। और हमको पता है कि राज्य का जो संचालन है वो कौन कर रही है? सरकार कर रही है। तो सरकार की जो आज्ञा है हमें उसका पालन करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो राज्य की आज्ञा है। तो जो सरकार है दोस्तों, सरकार के हम 3 अंग देखते हैं। 3 अंग आप जानते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो ये 3 अंग हैं, ये राज्य की ही भूमिका को अदा करते हैं, राज्य के ही कार्य को क्या करते हैं? संचालन करते हैं। तो देखा जाए तो सरकार और राज्य को समझ में आया होगा। एक अगला शब्द दोस्तों राष्ट्रीयता, नेशनलिटी और आपका राष्ट्रीय जाति। थोड़ा इसको भी समझिएगा दोस्तों। आमतौर पर सभी लोग राष्ट्र और राष्ट्रीयता यानी कि नेशन और नेशनलिटी दोनों को एक ही मान लेते हैं कि राष्ट्र और राष्ट्रीयता एक ही बात है। ऐसा नहीं है।
सामान्यतः मानते हैं लोग, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं है। राष्ट्रीयता जो है एक पहचान, एक आइडेंटिटी को शो करता है, यानी कि लोगों का समूह जो प्रजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, भौगोलिक सघनता आदि के कारण जुड़ाव रखे। अधिकांश तत्व जन्म की परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। तो मोटी सी बात कहें तो मैंने कहा एक सी पहचान की बात मैं करूं, लोगों को समझो एक सी पहचान, या तो प्रजाति के स्तर पर कि हम जर्मन हैं, हम बंगाली हैं, हम आपका अलग अलग, कि हम ब्रिटिश हैं, हम अमेरिकन हैं। प्रजाति के संदर्भ में बात करें आर्यन है। भाषा के संदर्भ में, ये भाषा के संदर्भ में बात करें कि हम फ्रेंच बोलते हैं, हम स्पेनिश बोलते हैं, हम इंग्लिश बोलते हैं। भाषा के संदर्भ में हमारा धर्म, जैसे आज़ादी से पूर्व हमारे यहाँ बात बोली गई कि भारत के अंदर जो है हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र चल रहे हैं। तो ये दो अलग अलग राष्ट्र हैं, दो अलग अलग नेशनलिटी, दो अलग अलग राष्ट्रीयता है। और इसी सिद्धांत ने भारत के दो टुकड़े कर दिए। 47 से पहले एक दुनिया में नाम थोड़ी था देश का पाकिस्तान, वो तो केवल इसी आधार पर कि हम दो अलग आइडेंटिटी हैं, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते, दोनों अलग अलग हैं धर्म पर आधारित। संस्कृति, कल्चर एक जैसी हो तब राष्ट्रीयता बनती है। भौगोलिक रूप से सघनता हो, बहुत सट नज़दीकियाँ हो, तो उसको राष्ट्रीयता कहा जाता है। एक राज्य में अनेकों राष्ट्रीयता भी रहती है। जैसे हम भारत के बारे में बात करें तो भारत में आप देखेंगे, चाहे भाषा की बात करें, प्रजाति की बात करें, धर्म की बात करें, संस्कृति की बात करें, भौगोलिकता की बात करें, कई आधार पर देखेंगे तो भारत में विविधता भरी पड़ी है। लेकिन उसके बाद भी क्या देख रहे हैं, हम लोग एक राज्य में रहते हैं। जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र की परिभाषा क्या होगी? राष्ट्र के बारे में सिंपल से मैं कहूँ, राष्ट्र के बारे में देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों। राष्ट्र के बारे में लोगों का समूह, परिभाषा से आप देखिएगा, जो स्थायी रूप से एक निर्दिष्ट भूभाग में रहते हैं, यानी कि एक निर्दिष्ट, यानी कि एक निश्चित भूभाग है, उसमें जो लोग रह रहे हैं, कब से? आपका स्थायी रूप से। और सामान्य राजनीतिक आकांक्षाओं, सामान्य हितों, सामान्य इतिहास व सामान्य नियति चेतना के कारण एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, अनुभव करते हैं। हालांकि उनका संबंध अलग अलग राष्ट्रीयता से हो सकता है। राष्ट्रीयता क्या हुआ दोस्तों? क्या हुआ? आपकी पहचान हुआ, एक आइडेंटिटी हुआ, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो आपका प्रजाति के आधार। बहुत ध्यान समझिएगा दोस्तों, क्योंकि राष्ट्र और राष्ट्रीयता सामान्यतः सब लोग एक ही मान लेते हैं, लेकिन वो अलग हैं। राष्ट्रीयता की जब मैं बात करता हूँ तो राष्ट्रीयता का मतलब हुआ एक सी पहचान, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, प्रजाति के आधार पर हो, संस्कृति के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, जैसी राष्ट्रीयता। लेकिन जब ये विभिन्न राष्ट्रीयता के लोग एक सी राजनीतिक आकांक्षाओं के साथ, वो ये माने कि हमारा इतिहास एक सा है, हिस्ट्री एक जैसी रही है, और उनके प्रति सजग होकर एक केंद्रीय सत्ता के प्रति निष्ठावान होकर कार्य करते हैं, रहते हैं, महसूस करते हैं, ये रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो राष्ट्र की तरह कार्य करते हैं, वो राष्ट्र हो जाता है। तो राष्ट्र क्या हुआ? लोगों का एक ऐसा समूह जो ये मानते हैं कि हमारा इतिहास एक है, हमारी जो आकांक्षाएं एक हैं, हमारे हित साझे हैं। तो राष्ट्र, चाहे उसमें भले अलग अलग पहचान हो, अलग अलग आइडेंटिटी हो। तो भारत के संदर्भ में हम क्या कहेंगे? भारत के संदर्भ में कि भारत जो है अनेकों राष्ट्रीयताओं को लेते हुए, अलग अलग आइडेंटिटी को लेते हुए एक सी पहचान रखता है, एक सी आइडेंटिटी रखता है। पहचान एक सी क्या? एक सा इतिहास है हमारा। चाहे भाई आप धर्म के आधार पर बात करो, चाहे आप भाषा के आधार पर बात करो, किसी आधार पर बात करो, इतिहास में देखें भाई सबने मिलकर क्या क्या इस भारत माता की लड़ाई लड़ी है, तो एक से इतिहास हमारा हो गया, साझा इतिहास हो गया। हम बात करें चाहे आपका भाषा के बारे में बात करें, तो कहीं ना कहीं इतिहास में जाकर देखेंगे तो भाषा आपको एक ही भाषा सारी भाषाओं की जननी दिखाई देगी, संस्कृत भाषा। मैं हालांकि भारत के संदर्भ में आगे बात करने वाला हूँ। तो मैंने राष्ट्र के बारे में बात करी, तो राष्ट्र एक व्यापक अवधारणा है, राष्ट्रीयता से बड़ी अवधारणा है।
हालांकि दोस्तों क्या होता है कि जो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट हमारे मन में जाऊँगे, हमें भारत राष्ट्र, एक नेशन के बारे में बात करते हैं तो विश्व में और भी बहुत सी बातें आते हैं राष्ट्र के बारे में। तो राष्ट्र के बारे में क्या होता है कि कई बार राष्ट्र में रहने वाले लोग श्रेष्ठता का अनुभव करके, पूर्वाग्रह के कारण दूसरे राष्ट्र से अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं कि हम लोग ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। लेकिन हम देखें राष्ट्र को, अगर हम तर्कसंगत रूप से देखें तो राष्ट्र के अंदर इस प्रकार की भावना नहीं होती कि दूसरे हमसे निम्न हैं, दूसरे हमसे छोटे हैं, बल्कि तर्कसंगत ये कहता है कि राष्ट्रों में समानता होती है, सहअस्तित्व होता है और वो क्या करते हैं, आपस में सहयोग करते हैं, कोऑपरेशन करता है। ये बात यानी कि जो हम लोग इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत, यानी कि राष्ट्र जो है, जो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है वो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत से जुड़ा है, जिसमें ये माना जाता है कि विश्व के सभी जो राष्ट्र हैं वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं, अंतर नहीं है, वो सह अस्तित्व में विश्वास करते हैं, आपस में एक दूसरे क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। यहाँ पर उस प्रकार का विरोधाभास देखने को नहीं मिलता है। अब जो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसी सिद्धांत के कारण ही हमें आज़ादी मिली थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने इस सिद्धांत को बहुत ज़्यादा क्या किया था, आगे बढ़ाया था, इसको स्वीकार किया था। कहा था कि प्रत्येक राष्ट्र के लोगों को यह निर्धारित करने का अधिकार है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र क्या इक्वल है, ये अधिकार है कि वो अपने संदर्भ में अपना निर्णय लें। हो सके तो उसके लिए जनमत भी कराना पड़े, प्लेबसाइट भी कराना पड़े, करना चाहिए, ताकि वो अपने संदर्भ में तय कर सकें कि उन्हें अपना शासन कैसा चाहिए। क्या वो गुलामी पसंद करते हैं? मान लीजिए जैसे ब्रिटिश कहते थे, ब्रिटेन ने कहा था कि तुम्हें इंडियंस को, तो उस समय की बात है, इंडियंस को तो हमारा थैंकफुल होना चाहिए कि हमने क्या किया है, इंडियन को क्या किया है दोस्तों, सिविलाइज किया है, हमने उनको सभ्य बनाए। ये सब असभ्य लोग थे, सांप सपेरे बीन बजाने वाले लोग थे। तब गांधी जी ने अप्लाई किया था कि हम सभ्य हैं या असभ्य हैं, आप इसकी चिंता मत कीजिए, हमें कोई थैंक यू नहीं चाहिए, आप जाइए यहाँ से, हम अपना सिस्टम खुद चला लेंगे। तब ब्रिटिश ने ये भी कहा था कि ये चला नहीं पाएंगे, कुछ सालों बाद हम ही बुलाएंगे कि आगे सिस्टम चलाओ। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये बातें आने लगी। जब आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में कहा था कि अगर हम लोग इस युद्ध में जीत जाते हैं, ब्रिटेन ने कहा था, तो हम सभी उपनिवेशिक देशों को आज़ाद कर देंगे। उन्होंने ये काम किया नहीं था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो आपको याद होगा असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या दोस्तों, हमको आज़ादी मिली, हमको फ्रीडम मिली। तो वो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर ही बातें बनी। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब हमको आज़ादी मिली तो भारत ने एक मजबूत राष्ट्र का क्या दिया, परिचय दिया दोस्तों। और भी बहुत से देशों को आज़ादी मिली, लेकिन आप देखिए वहाँ आज तक भी एक अच्छा लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम औपनिवेशिक देशों की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को देखिए, तख्ता पलट होता रहता है। हमारे लोकतंत्र पर केवल एक ही दाग है, वो दाग है किसका, इमरजेंसी का, 1975 का। अन्यथा कोई भी किसी तरह का कलंक हम अपने माथे पर लेके ढो नहीं रहे हैं। हमने एक स्वतंत्र, एक सफल लोकतंत्र क्या दोस्तों दिया था, जो बहुत सारे हम लोग नेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। राष्ट्र राज्य, तो जो ये राष्ट्र था दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र राज्य के विचारों को और ज़्यादा बल मिला था। जो मैंने कहा राष्ट्र आत्मनिर्णय के सिद्धांत से लेके चले, यानी कि राष्ट्र से आगे हम राष्ट्र राज्य की ओर बढ़े। राष्ट्र राज्य की हम बात करें तो 15वीं शताब्दी से फ्रांस से चीज उदय हुआ, फ्रांस से उदय हुआ। राष्ट्र राज्य की बात हम कहेंगे कि इसको जो राष्ट्र वाला कॉन्सेप्ट है वही राष्ट्र राज्य के संदर्भ में लागू होता है। अभी मैं थोड़ा सा इसको और डिफाइन करूंगा। मतलब सभी निवासी इसमें आ जाते हैं कि सभी राष्ट्रीयता जितनी भी हैं वो क्या होता है, आपका राष्ट्र राज्य के अंदर आ जाती है। अलग राष्ट्रों का संबंध क्यों ना हो, वो केंद्रीय सत्ता के प्रति निष्ठा रखते हैं। यानी कि वर्तमान में अगर हम बात करें तो जो राष्ट्र है, राष्ट्र शब्द राष्ट्र राज्य के लिए ही प्रयोग में आ रहा है, उसके लिए ही प्रयोग में आता भी है। राष्ट्र राज्य के विकास की अगर हम बात करते हैं, जो 15वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं, वो पूरा एक विकास क्रम का दोस्तों क्या है, परिणाम है।
पहले एक ट्राइबल स्टेट हुआ करता था, फिर एक ओरिएंटल एम्पायर हुआ, फिर एक ग्रीक सिटी स्टेट हुआ, रोमन एम्पायर हुआ, फिर फेडरल स्टेट हुआ। आप देखें तो ट्राइबल पहले कबीला समाज हुआ करता था, फिर ओरिएंटल एम्पायर हुआ, उसके बाद आप देखें तो आपका ग्रीक सिटी स्टेट्स हुए, इनके बाद फिर आपका रोमन एम्पायर हुआ, रोमन एम्पायर के बाद फिर आपका फेडरल स्टेट। अब वहाँ पे आप 2-3 चीज़ आप देखें, कबीलाई समाज में तो एकदम खाना बदोश की तरह राज्य का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, घुमंतु लोग थे, जहाँ चले गए वहीं पर अपना टिक गए। हम बंजारों की बात मत पूछो जी, तो बंजारे कहीं भी घूम रहे हैं फिर रहे हैं, तो वो आपका उसमें राज्य की बात ही दिमाग में नहीं थी। कबीलाई समाज जैसे आज का हम लोग एक तरह से अफगानिस्तान जो समाज देखते हैं, कुछ कुछ वैसा ही। ओरिएंटल एम्पायर की हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों क्या 100 जन समूह बनते थे, ये यूरोप में है, लेकिन आप भारत में भी देखें तो इस प्रकार की चीज़ें थी। जैसे महाभारत किन के बीच में हुआ था दोस्तों? एक अलग अलग परिवार थे, एक कुरु परिवार था, एक पांडव परिवार था, उनके बीच में वॉर हुआ था। तो जो उस तरह का था ये ओरिएंटल समाज, उसमें एम्पायर कहा जाता था। फिर ग्रीक सिटी स्टेट आपके बने, छोटे छोटे स्टेट्स बने, फिर वो कमज़ोर हुए, रोमन एम्पायर वहाँ पे बना। उसके बाद फिर आपका फेडरल स्टेट, यानी कि आपके जो सामंतवादी व्यवस्था आप देखें तो राजा होता था, राजा के नीचे बहुत सारे सामंत होते थे, उनके दम पर राजा लड़ाइयाँ लड़ते थे, वो चीज़ आपको देखने को मिली। फिर उसके बाद आपका नेशन स्टेट आया, यानी कि आपका राष्ट्र राज्य का कॉन्सेप्ट आया। राष्ट्र राज्य की जब हम बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्र राज्य के संदर्भ में इसमें कई सारी बातें निकल कर आते हैं, कई सारी बातें इसमें कही जाती हैं नेशनल स्टेट के बारे में, कि हम अगर नेशनल स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं तो नेशनल स्टेट के बारे में मैं कह रहा हूँ तो एक राज्य की सीमा, राज्य की सीमा है कि भाई ये राज्य है पूरा, ये एक बाउंड्री हो गई। इस बाउंड्री के अंदर जब एक सी पहचान विभिन्न राष्ट्रीयता में हो जाए, अब ध्यान दीजिए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जो मैंने कहा राज्य और राष्ट्र की सीमा एक ही हो जाए, तो मैंने कहा भारत राज्य है और भारत राज्य के अंदर रहने वाले जो निवासी हैं वो भारत राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को स्वीकार कर लें, भले ही उनकी राष्ट्रीयताएं जो हैं वो अलग अलग हों। भारत में राष्ट्रीयता की बात क्या है? धर्म है, भाषा है, अनेकों आधार पर क्या विविधताएं हैं, लेकिन वो ये मान लें कि हमारा साझा हित है, हमारा इतिहास एक सा है, हमारी राजनीतिक आकांक्षाएं एक जैसी हैं, तो ये क्या हो जाता है? एक राष्ट्र हो जाता है। जब तक ये राष्ट्रीयता रहती है कि नहीं, हमारी अलग अलग पहचान है कि हमारा धर्म ये है, हमारी जाति अलग है, हमारी भाषा अलग है, तब तक वो देश जो है एक स्थापित राज्य नहीं हो सकता। जैसे हम अफगानिस्तान के बारे में बात करें, अफगानिस्तान में राष्ट्रीय भावना हावी नहीं है, वहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना हावी है। वहाँ पर यह है कि हम पाश्तून हैं, हम उज्बेक हैं, हम हजारा हैं। यही स्थिति आपकी कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। पहचान अलग हो, वहाँ पे पंजाबी हैं, हम पंजाबी पाकिस्तानी हैं, हम सिंधी हैं, हम बलूची हैं। बलूची खैर वो मानते ही नहीं बिल्कुल भी, पाकिस्तान के साहिब ही नहीं, गलत तरीके से मिलाया गया बलूचिस्तान को। तो सिंधी हैं, पंजाबी हैं, तो ये जो चीज़ है राष्ट्रीयता, यही रीजन है कि वहाँ पर राष्ट्रीयता है, इसलिए वहाँ पर लोकतंत्र सफल नहीं हो पा रहा है, लोकतंत्र सफल वहाँ पर नहीं हो पा रहा है। लेकिन भारत में राष्ट्र क्या हुआ? स्थापित हो चुका है, राष्ट्र और राज्य की बाउंड्री एक सी हो चुकी है। तो ये क्या होता है दोस्तों? आपका क्या हो गया? हमारे यहाँ पर एक सफल लोकतंत्र आपको देखने को मिला। उसका रीजन था कि हमने, ठीक है, हम अलग अलग पहचान रखते हैं, आइडेंटिटी रखती हैं, लेकिन आइडेंटिटी के बाद जब भी पूरे देश पर किसी तरह का कोई इश्यू आता है, कोई बात आती है, तो वी आर बिकम ए इंडियन, हम एक इंडियन, हम देश हो जाते हैं। हमने क्या किया दोस्तों? इस नेशन की भावना को विकसित करने के लिए कि देश के अंदर हम लोग एक राष्ट्र महसूस करें, तो हमारे द्वारा बहुत सारे ऐसे स्टेप लिए गए, जैसे एकल नागरिकता।
आप चाहे यूपी के हों, बिहार के हों, हरियाणा के हों, गुजरात के हों, महाराष्ट्र के हों, आपके यहाँ क्या बोल दिया गया कि आप क्या हैं भारतीय। क्लियर। बहुत सारे हमारे क्या बना दिए गए, नेशनल सॉन्ग है, नेशनल आपका क्या है, एंथम है, नेशनल आपका अलग अलग आपके चिन्ह हैं, राष्ट्रीय चिन्ह हैं। चाहे आप फूल की बात करें, चाहे आप लोग शेर की बात करें, पशु की बात करें, आप पक्षी की बात करें, आप कोई भी बात करें, तो आपके नेशनल बना दिया गया। तो हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने जितनी भी चीज़ें तो राष्ट्र को लेकर चले। और देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आप देखते हैं जो आज़ादी हम लोग लड़े थे, किससे लड़े थे, ब्रिटिश के लिए हम आज़ादी के लिए संघर्ष किए थे, तो वो एक पहचान बनाकर तो एक राष्ट्रीय आंदोलन। तब हमने राष्ट्रीयताओं की भावनाओं को छोड़ दिया था कि भूल जाओ सब कुछ, अब सिर्फ एक ही है, वो क्या है, भारतीय। तो जब ये भारतीय कॉन्सेप्ट यानी कि जिसको हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन बोलते हैं, तो ये राष्ट्रीय आंदोलन ही हमको क्या किया था, आज़ादी दिलाया था। और राष्ट्रीय आंदोलन कामयाब कब रहा, जब हम लोगों ने राष्ट्रीयता की भावना को छोड़ा। तो हम तो एक नेशनल स्टेट हैं दोस्तों, ये आपको क्लियर हुआ होगा, नेशनल स्टेट। तो नेशनल स्टेट मोटी सी बात क्या हुआ, राज्य की परिधि, राष्ट्र की परिधि एक हो तो नेशनल स्टेट हो जाता है। कई जगह मैंने कुछ लोगों को सुना है कि स्टेट नेशन, वो बोलते हैं कि जब एक ही राज्य के अंदर बहुत सारी, एक राज्य के अंदर क्या हो कि बहुत सारी राष्ट्रीयताएं हों, नेशन स्टेट। तो इसके जो समर्थक, सबके शब्दावली के जो समर्थक हैं वो क्या बोलते हैं कि एक राज्य के अंदर जब बहुत सारी राष्ट्रीयताएं हों तो उसको क्या बोल देते हैं हम, स्टेट नेशन बोल देते हैं, स्टेट नेशन। यानी कि वो एक नेशनल स्टेट नहीं बन पाया है, वो एक स्टेट नेशनल ही है। यानी कि राज्य की बाउंड्री, ये राज्य की बाउंड्री हुई, और राज्य की बाउंड्री के अंदर क्या है, आपकी राष्ट्रीयता अलग अलग हैं। तो ये हुआ आपका स्टेट नेशन। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, आज की तारीख में जो मॉडर्न टर्म हम बात करें, आधुनिक टर्म बात करें, तो ये राष्ट्रीयता की जगह किसने ले ली है, राष्ट्र ने ले ली है। वो कहते हैं भली पहचान अलग अलग हों, लेकिन वो अलग अलग पहचान के लोग एक हित के लिए, एक सी आकांक्षाओं के लिए, मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, एक सी आकांक्षाओं के लिए, एक से इतिहास के लिए सजग होते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक केंद्रीय सत्ता के प्रति निष्ठावान होते हैं, एक केंद्रीय सत्ता के प्रति निष्ठावान होते हैं, तो वो राष्ट्र हो जाता है। वो क्या हो जाता है, राष्ट्र हो जाता है। तो यानी कि राष्ट्रीयता की जो फीलिंग है वो समाप्त हो गई। तो देखा जाए तो स्टेट नेशन जैसी कॉन्सेप्ट अब नहीं है, इसका कोई वजूद ही नहीं है। मेनली बात आपका नेशनल स्टेट है। और कहीं पर अगर राष्ट्रीयता को लेकर, अलग अलग पहचान को लेकर संघर्ष चल रहा है, वो एक राष्ट्र नहीं बन पाएंगे, राष्ट्र और राज्य की सीमा एक जैसी नहीं हो पा रही हैं, तो हम यही कहेंगे कि एक वो नेशनल स्टेट नहीं बन पाया है। कि हम ये नहीं कहेंगे वो स्टेट नेशन है, हम उसको क्या बोलते हैं कि ये अभी जो है एक नेशन स्टेट नहीं बन पाया है, एक सफल नेशन स्टेट नहीं है। स्टेट है लेकिन एक सफल नेशन स्टेट नहीं बन पाया है। क्लियर। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको नेशनल स्टेट का भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हम थोड़ा सा दोस्तों बात करते हैं किसके बारे में, राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद के बारे में। ये भी एक शब्द है, इसको भी जाना चाहिए। आपका इंटरनेशनलिज्म और आपका नेशनलिज्म, इसको थोड़ा जान लेते हैं। भारत के बारे में मैं बात करूंगा। भारत के बारे में तो हालांकि मानते हैं कि हम राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद में अंतर ही नहीं मानते हैं। हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, उन्होंने भी इस बात को भी माना था कि राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रवाद को हम अलग अलग नहीं मानते हैं। और हमारी तो सोच ही यही है, हमने हमेशा ही कहा है, अयम निज प्रोवेति गन्ना लघु चेसाम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। ये तेरा है, मेरा है, छोटे हृदय वाले बात करते हैं। हम तो पूरी पृथ्वी को अपना ही एक परिवार मानते हैं। क्लियर। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं। लेकिन जान लें फिर भी राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद में क्या अंतर होता है, क्या है क्या नहीं। पहले हम राष्ट्रवाद के बारे में बात करें। राष्ट्रवाद को अगर हम देखें तो इसको दो संदर्भों में देखा जा सकता है, दो मायनों में देखा जा सकता है। एक तो भावनात्मक संदर्भ में, जब राष्ट्र के प्रति व्यक्ति का लगाव बहुत ही चरम पर हो, जब राष्ट्र के प्रति व्यक्ति का लगाव बहुत ही चरम पर हो, उसकी बाकी अन्य सभी आइडेंटिटी
कि वो एक पुत्र है, पिता है, परिवार से जुड़ा है, समाज से जुड़ा है, संगठन से जुड़ा है, सब गौण हो, उसके लिए प्राथमिक क्या हो? केवल और केवल राष्ट्र। तो जब इस प्रकार की भावना हम देखते हैं तो उस व्यक्ति को राष्ट्रवादी कह दिया जाता है। जैसे हम एक वर्तमान में बात करें, वर्तमान में जो मोदी सरकार, इसको एक राष्ट्रवादी सरकार कहा जाता है। और आप कई बार सुनते होंगे, मोदी जी भी कहते हैं, अमित शाह जी भी कहते हैं कि हमारा मानना है व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश। तो ये एक राष्ट्रवादी ऐसी बात बोल सकते हैं। उनसे कहें कि परिवार को चुनोगे या राष्ट्र को चुनोगे, तो वो बोलेंगे राष्ट्र को चुनेंगे। आपको याद होगा अमित शाह जी इस बात को बोले थे कि हम जान दे सकते हैं देश के लिए। तो जब वो ये बात बोले थे सदन के अंदर, हम जान दे सकते हैं देश के लिए, तो एक राष्ट्रवादी ही ऐसी बात बोल सकता है। उसके लिए राष्ट्र क्या है? प्राथमिक है, बाकी सब चीज़ें उसके लिए प्राथमिक नहीं है। दैट इज द राष्ट्र। विचारधारा किस स्तर पर हम राष्ट्र को समझें? तो राज्य का ढांचा व राजनीतिक संगठन राष्ट्रत्व की नींव पर टिका हो, यानी कि जो नेशनलिटी की जो नींव है उसके ऊपर क्या हो? राज्य का ढांचा टिका हो, राजनीतिक संगठन टिके हो। मतलब आपके जो राजनीतिक दल भी हैं, राज्य का जो ढांचा भी है, वो केवल राष्ट्र की जब बात करें तो ये विचारधारा हो जाती है। आज हम जैसे भाजपा को जो देखते हैं, वो विचारधारा को भी के रूप में राष्ट्रवाद को लेकर चल रही है। यानी कि वो एक रूप से भाजपा जो है एक राजनीतिक दल है जो आपका क्या कर रहा है? राजनीतिक ढांचा और राजनीतिक संगठन दोनों को राष्ट्रत्व के ऊपर लेके चल रहा है कि हम सब के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। क्लियर है कि जब राजनीतिक क्रियाएं राष्ट्र को लेकर चलें तो उसको हम लोग बोल सकते हैं विचारधारा हो गई। जब हम बात करें विचारधारा के संदर्भ में बात करें तो प्रत्येक राज्य को किसी स्वाधीन राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। यानी कि उसके लिए एक सिंपल सी बात है, जो कोई राज्य विचारधारा की बात कर रहा है तो वो क्या है? एक स्वाधीन राज्य का क्या करेगा? संकल्प लेके चलेगा, उसको लेके चलेगा। लेकिन अगर वो राज्य किसी के प्राधीन है, मतलब किसी के अंडर है, किसी के अधीन है, स्वाधीन नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा? राष्ट्रीय भावना को पैदा किया जाएगा व्यक्ति के अंदर, और व्यक्ति क्या करेगा? राज्य की क्रियाओं के साथ उसको जोड़ेगा। ये मानेगा कि जब तक मैं अगर राष्ट्रवादी हूँ तो मेरा राज्य भी जो प्राधीन है स्वाधीन होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रीय आंदोलन वहाँ पर होगा। और वो क्या करेंगे? जो वहाँ के समाज के लोग हैं, व्यक्ति जो हैं, उस राष्ट्रीय आंदोलन में आहुति देंगे और अपने राज्य को क्या करेंगे? स्वाधीन बनाएंगे। जैसे हमारे यहाँ पर हुआ, जब महात्मा गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन में आते हैं तो उसको राष्ट्रीय आंदोलन बोल दिया जाता है कि अब ये राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हो गया गांधी जी के समय से। हालांकि गांधी जी से पहले कांग्रेस की स्थापना से लेकर वर्तमान तक आप देखें, जब तक आज़ादी नहीं मिली तो आप राष्ट्रीय आंदोलन नहीं देखें, उसको नेशनल मूवमेंट कहा गया। उससे पहले जो आप देखेंगे फर्स्ट जो आपका 1857 में हुआ था उसको स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। लेकिन उसके बाद आप क्या कह रहे हैं? राष्ट्रीय आंदोलन। इतिहास में ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्या था, लेकिन आप समझिएगा कि जब सभी लोग इस मानसिकता से हों कि हम राष्ट्र, हमारी एक पहचान है, तो राष्ट्र जो है पराधीन नहीं हो सकता, राष्ट्र स्वाधीन होगा। क्लियर? तो उस भावना के तहत वो क्या करते हैं? आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन होता है। राष्ट्रीय भावना को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रत्व के तत्वों का सृजन किया जाता है, जो भी मैं बोल रहा था आपको। यानी कि आप क्या करेंगे? राष्ट्रगान बनाएंगे, राष्ट्रगीत बनाएंगे, यानी कि कैसे भी व्यक्ति के अंदर क्या हो? लोगों के अंदर राष्ट्रत्व की फीलिंग आए। तो ये कार्य कर कौन रहा है? राज्य कर रहा है। लोगों के अंदर लाने के लिए अब राज्य कैसे कर रहा है? इसे एकल नागरिकता बनाई, राष्ट्रीय गान बनाया, राष्ट्रीय गीत बनाया, राष्ट्रीय आपका पशु बनाया, राष्ट्रीय आपका पक्षी बनाया, राष्ट्रीय पुष्प बनाया। ये सब चीज़ें किसके लिए हो रहा है? आपका राष्ट्रीयता को पैदा करने के लिए, राष्ट्रीयता को स्थापित करने के लिए हो रहा है। तो ये था दोस्तों आपका क्या? राष्ट्रवाद। जब हम अंतर्राष्ट्रीयवाद की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीयवाद क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीयवाद ये कहता है मानव समाज का जो महान उद्देश्य है वो बहुत बड़ा उद्देश्य है और ये राज्य की सीमाओं से बाहर होना चाहिए। ये राज्य की सीमाओं से बाहर होना चाहिए। जो मानव समाज का जो ऑब्जेक्टिव है, इसे राज्य पूरा नहीं कर सकता, राष्ट्र पूरा नहीं कर सकता, इसको पूरा विश्व पूरा करेगा।
पूरी दुनिया पूरी करेगी, यानी कि जो राष्ट्र राज्य से बड़े संगठन होने चाहिए। ये बात करता है किसकी दोस्तों, यूएनओ जैसे संगठन की बात करता है। कौन, अंतर्राष्ट्रीयवाद। ये कहता है राष्ट्र राज्य से बात नहीं बनेगी, आपको बड़े संगठन चाहिए जो किसकी बात करें, पूरे मानव समुदाय की, मानव सभ्यता की बात करें। ये क्या बोल रहा है, मानवता को जीवित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीयवाद की आवश्यकता है, कि मानवता को जीवित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीयवाद की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि विश्व के सामने इस प्रकार की समस्याएं हैं, इस प्रकार के प्रॉब्लम हैं, जिसको जब तक आप एक मानव की तरह नहीं सोचेंगे वो दूर नहीं होगी। जैसे आतंकवाद, रियलिटी की बात यह है कि आतंकवाद जैसी विचारधारा 1 मिनट में ख़त्म हो जाए अगर हम ये मान लें कि वी आर ह्यूमन बीइंग। आप कहेंगे ये कैसे बोल दिया आपने? क्योंकि जब तक राष्ट्र आतंकवाद को समर्थन नहीं देगा, भाई अमेरिका की देन है तालिबान, ईरान की देन है हिजबुल्लाह, पाकिस्तान की देन है लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, और कंट्रियों की देन है आपकी अलकायदा। मैं हमेशा बोलता हूँ आतंकवाद पर, मेरा लेक्चर सुनिएगा, मैं आतंकवाद के बारे में बोलता हूँ कि आतंकवाद की तो, हालांकि हल्का शब्द हो गया, आतंकवाद में इतना दम नहीं है कि वो अपने आप को क्या करे, स्थापित करे, औकात है ही नहीं जब तक उसको दूसरे राज्यों का समर्थन ना मिले। आतंकवाद को एक वेपन की तरह एक राज्य दूसरे राज्य के अगेंस्ट विरुद्ध यूज कर रहा है, एक कूटनीति के तहत। बड़ा आश्चर्य बात, चीन पाकिस्तान के आतंकवादियों को समर्थन देता है। जब हम मौलाना अजहर मसूद का आपने नाम सुना होगा, हम उसको सिक्योरिटी काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करना चाहते हैं, तो ये क्या करता है, वोटिंग कर देता है हाफिज सईद को लेकर। मतलब आप इससे इशू देखेंगे तो एक कूटनीति की तरह कि आतंकवाद क्या करे, दूसरे देश में फैले, दूसरा देश उस आतंकवाद से लड़ने में अपनी शक्तियों का, अपने साधनों का प्रयोग करे और वो कमजोर हो, विकास का जो उसका रथ है वो अवरुद्ध हो, रुके। नक्सलवाद हो, माओवाद हो, आतंकवाद हो, कुछ भी आप बात करें, ये बगैर दूसरे देश के समर्थन के चल ही नहीं सकता। ये शाश्वत सत्य है। आज भी आप देखिए जो नक्सलवादी हैं, माओवादी हैं, उनके पास LMG वेपन दुनिया भर की चीज़ें हैं, उनकी वजह से वो क्या करते हैं, डिस्टर्बेंस करते हैं। ये एक अलग विषय है, मैंने इस पर अलग से वीडियो लेक्चर आप सुनिएगा, आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद, आपको पता चलेगा। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आतंकवाद समस्या तभी तक है जब तक हम राष्ट्र को लेकर चल रहे हैं। जिसे अंतर्राष्ट्रीयवाद को लेकर चल देंगे, बात ही अलग हो जाएगी, मामला ही बदल जाएगा। फिर पर्यावरण को लेकर मेरा देश तरक्की कर जाए या दुनिया पूरी गड्ढे में जाए, विकसित देशों ने इतना शोषण किया है प्रकृति का, और आज वो कहते हैं कि विकासशील देशों की जिम्मेदारी भारत चीन की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो कर रहे हैं। तुमने जो पहले किया उसकी बात अलग, ये भी मैंने इशू पर अलग से बनाया कि पर्यावरण पर विकसित विकासशील देश का मुद्दा क्या है, देखिएगा। तो ऐसे आप अवैध व्यापार है, नशा है, नशे का व्यापार है, ये सब कुछ समस्याएं जो हैं ये केवल ही मेरा देश मेरा देश मेरा देश। जिस दिन हम मानवता की बात सोचेंगे, इन सबको हम लोग रोक देंगे। अंतर्राष्ट्रीयवाद की हम बात करें तो 2 धाराएं आपको देखने को मिलेंगी। एक तो आपका अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद, जिसमें मार्क्स की थ्योरी आपने सुनी होगी। मार्क्स ये कहता था कि दुनिया के मजदूर, दुनिया के कामगारों, एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, पाने को पूरा संसार पड़ा है। क्योंकि दुनिया में कहीं भी जाओगे, पूंजीपति मजदूरों का, कमजोरों का शोषण करता है। तो इसका तरीका यही है कि आप पूंजीपतियों के खिलाफ क्या हो जाओ, इकट्ठे होकर खूनी क्रांति करो, मारो अमीरों को। ये कॉन्सेप्ट किसका था? आपका मार्क्स का था। दूसरी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्र राज्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ये मानता है, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ है, ये मान के चल रहा है कि जो राष्ट्र राज्य का जो कॉन्सेप्ट है ये मानव की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए जरूरत किसकी? अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता है, यूएन जैसे संगठनों की आवश्यकता है, तब काम चलेगा। तो ये हमने बात करी किसके बारे में दोस्तों? अंतर्राष्ट्रवाद के बारे में। अब हम बात करेंगे भारत के बारे में कि क्या भारत एक राष्ट्र है, इसके बारे में बात करेंगे।
क्या भारत एक प्रांत और राज्य का यंत्र, मैंने बताया एक बार हल्का सा उसको फिर मैं चर्चा करूंगा, ये बात करेंगे। भारत राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद के बारे में क्या विचार रखता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी हम इसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं दोस्तों। तो जब मैं भारत के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों, हम भारत के बारे में संदर्भ में बात करते हैं। अब देखिए, भारत के संदर्भ में जो हम बात करते हैं कि भाई देश, प्रांत, राज्य और राष्ट्र, चारों के चारों शब्दों का प्रयोग हमारे संविधान के अंदर किया गया है। जैसे हम देश की बात करें तो डीपीएसपी में कई आर्टिकल में इस शब्द का प्रयोग देश का किया गया है भारत के संदर्भ में। प्रांत का प्रयोग भी हम देखें तो प्रांत का प्रयोग वैसे तो है नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि अब तो राज्य शब्द का प्रयोग है, चाहे हम आर्टिकल 1 की बात करें, आर्टिकल 12 की बात करें, आर्टिकल 36 की बात करें। लेकिन हम अनुसूची 1 को देखते हैं तो अनुसूची में जब ब्रिटिश भारत की बात हो रही है तो ब्रिटिश भारत में प्रांतों का जिक्र है, क्योंकि जब आप जानते हैं 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि जो आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आपका था 1956 में जब हुआ था, जब आपके पास में 14 राज्य और 7 जो यूटीज बने, उस 6 यूटी, उसमें 6 यूटी थे, 6 यूटी जब बनाए गए थे तो उस समय आपके जो पहले वाले चलते आ रहे थे वो ब्रिटिश वाले 29 जो स्टेट्स थे, उसमें वो प्रांत जो 4 कैटेगरी में थे, कैटेगरी ए, बी, सी, डी, जैसे संयुक्त प्रांत वगैरह नाम है, इस तरह जो नाम थे, उनका जो जिक्र है वो आपका अनुसूची 1 में है कि कौन से प्रांत से कौन कौन से राज्य बने, कौन से यूटी बने, उस तरह से जिक्र आपका प्रांतों का है, राज्य का नहीं। और राष्ट्र शब्द का प्रयोग भी कहीं जाएंगे, हम प्रेम्बल की बात करें, प्रस्तावना में ही प्रेम्बल में ही बात है, किसकी, राष्ट्र की बात है। तो आप देखेंगे तो भारत में इन चारों शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संदर्भ में किया हुआ है दोस्तों, चारों शब्दावलियों का प्रयोग। देश का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया। जैसे हम देश तो पहले भी थे, ब्रिटिश के टाइम में भी हम देश थे, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं थे। इंडिपेंडेंट होते हम लोग क्या हो गए, राज्य हो गए। तो हम कह सकते हैं स्वतंत्र देश हम हो गए, लेकिन देश तो हम पहले से थे, क्योंकि तब भी क्या था, ब्रिटिश भारत कहा जा रहा था, यानी कि भारत था। बस बात यह है कि भारत जो था, जो देश जो था, वो ब्रिटिश राज्य के अंडर था, ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। तो हम राज्य देश थे, उस समय राज्य नहीं थे। प्रांत की बात करें, जो मैंने कहा, प्रांत क्या होता है, जो एकात्मक सरकार में होते हैं। एकात्मक सरकार में प्रशासन की सुविधा के लिए आपके प्रांत बनते हैं। क्लियर दोस्तों, ये बात समझ में आपको आई होगी, क्योंकि जो आपके प्रांत बने वो आपका एकात्मक व्यवस्था में बने, और किसके लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए। तो हम लोग अब एकात्मक नहीं हैं, तो हम क्या हैं दोस्तों, आपके संघात्मक हैं। तो इसलिए ये शब्द तो हट ही गया, कौन सा, एकात्मक नहीं है, तो प्रांत भी हट गया, प्रांत वो हमारे यहाँ पे नहीं है। अब बचा आपका क्या, राज्य। जब मैं राज्य की बात कर रहा हूँ तो राज्य को अगर हम देखें तो 2 शब्द आपके हुए, कौन से, आपका इंग्लिश में ही देखते हैं, स्टेट। और जब इसको स्मॉल स्टेट की हम बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं, तो ये संदर्भित हो रहा है किसके लिए, यूपी के लिए, बिहार के लिए, हरियाणा के लिए, मैंने बता दिया आपको। और ये स्टेट जो यूज़ हो रहा है भारत के लिए यूज़ हो रहा है, कैपिटल एस से जो वर्ड हो रहा है वो आपका भारत के लिए, अमेरिका, सबके लिए यूज़ हो रहा है। ये मैंने आपको बता दिया कि हमने ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया। ये कॉन्सेप्ट यूके का नहीं लिया, क्योंकि यूके में तो प्रांत वाली बात, वो बात ख़त्म हो गई। हमने यूएस का लिया, और यूएस के साथ साथ हमने किसका लिया, कनाडा का लिया। क्योंकि हम पूरा बात करें यूएस का, तो यूएस की तरह की कंडीशन हमारे यहाँ पे नहीं है। वहाँ पे तो राज्यों के अपने अपने संविधान भी हैं, हमने वो वाली कंडीशन नहीं ली। क्लियर, वो वाली कंडीशन नहीं ली। हमने तो क्या किया, 7वीं अनुसूची से, यानी कि जो आपकी 7वीं अनुसूची थी, उससे हमने क्या किया,
केंद्र और राज्यों के कार्यभार बांट दिए। क्लियर? तो हमने इस वाली व्यवस्था को लिया। अब पहले भी देखेंगे, स्टार्टिंग मैंने समझाया था, वही पूरी वाली कंडीशन यहाँ पे है। अब हम बात करें किसके? राष्ट्र की। तो क्या भारत एक राष्ट्र है? देखिए दोस्तों, भारत राष्ट्र है और साथ में एक राष्ट्रीयता की बात भी, जो मैंने भी आपसे कहा था कि राष्ट्रीयता यानी कि नेशनलिटी, पहचान, ये भारत के बारे में क्या है, एक जैसी नहीं है। अलग अलग राष्ट्रीयता यहाँ पर है, अलग अलग पहचान यहाँ पर है। इसको एक बार देखें हम मैप से। राष्ट्रीयता, संस्कृति के बारे में बात करें, कल्चर के बारे में बात करें। हालांकि हमारी स्टार्टिंग से आप देखें, जैसे शंकराचार्य से लेकर वर्तमान तक की बात करें, गांधी जी तक की बात करें, मोदी जी तक की बात करें, हमने हमेशा कोशिश की है कि हम एक राष्ट्र हों। हालांकि बहुत सारे हमारी संस्कृति की बात करें, बहुत से पर्व ऐसे हैं जो पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक जैसे बनाए जाते हैं, यानी कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक बनाए जा रहे हैं, उत्तर से दक्षिण तक बनाए जा रहे हैं। जैसे मकर संक्रांति किसी न किसी रूप में पूरे भारतवर्ष में सेलिब्रेट होता है। तो यानी कि कुछ पर्व के थ्रू हम देख सकते हैं संस्कृति को। इसके अलावा कुछ संस्कृति के मूल्य होते हैं दोस्तों, मूल्य, वैल्यूज़, कुछ ग्रंथ होते हैं। इन सब को हम देखें तो काफ़ी चीज़ें मैच करती हैं। मूल्य की हम बात करें, दया है, सहिष्णुता है, प्रेम है, अहिंसा है, तो आपको लगभग पूरे भारतवर्ष में संस्कृति के मूल्य दिखाई देंगे कि यहाँ संस्कृति के मूल्य दया, प्रेम, अहिंसा, सहिष्णुता, ये पूरे देश में आपको दिखाई देंगे। तो यानी कि संस्कृति एक जैसी है। ग्रंथ, रामायण है, महाभारत है, तो पूरी जगह सबको मिल जाएगा, आपको देखने को मिलेगा उत्तर से लेकर दक्षिण तक। हालांकि काफ़ी संस्कृतियाँ अलग अलग दिख जाएंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या है, मेजोरिटी हम देखें तो मेजोरिटी देखें, बहुमत में देखें तो आपको दिखाई देगा। इसके अलावा हम देखें तो हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने भारत को एक राष्ट्र हमेशा बनाने का प्रयास किया। जैसे शंकराचार्य के द्वारा पीठों की स्थापना, भाई आप देखें कश्मीर से लेके आप देखें पुरी में जाएं, रामेश्वरम में जाएं, द्वारका में जाएं, उसका कॉन्सेप्ट ये था कि भारत सांस्कृतिक रूप से क्या दिखाई दे, एक राष्ट्र हो, एक राष्ट्र बने। कुंभों का आयोजन, महाकुंभ जो लगते हैं, उज्जैन में लगता है, यहाँ लगता है, वहाँ लगता है, इलाहाबाद में, प्रयागराज में लगता है, आपका हरिद्वार में लगता है। इसका मकसद ये था कि राष्ट्र बने। तो संस्कृति के रूप में देखें, सबसे मेजर बात वैसे मैं कहूँगा, हम लोग कहेंगे कि राष्ट्र जो है वो संस्कृति के आधार पर भारत ज़्यादा अच्छा, राष्ट्रीयता संस्कृति के आधार पर। फिर हम भौगोलिक रूप से देखें, आप देखते होंगे जो मानसून है एक अलग ही कैटेगरी भारत के अंदर है। मानसून क्या होगा, पूरे भारत में आप देखेंगे तो ये भारत का मैप है जो भारत को ज्योग्राफिकल तरीके से एक अलग ही बनाता है। मानसून का प्रवेश होता है हमारे यहाँ पर, हाँ या ना दोस्तों? वही आपका जो सर्दी गर्मी बरसात जो है पूरा वही कॉन्सेप्ट आपको देखेंगे। वेदर आपको लगभग जैसा मिलेगा, थोड़ा बहुत अंतर आता है कि भाई इधर थोड़ा ठंडा ज़्यादा है, इधर ठंडा ज़्यादा है तो इधर गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा, इधर गर्मी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं आपको काफ़ी समान मिलेंगी, लगभग समान मिलेंगे। ज्योग्राफिकल देखें तो भारतीय मानसून इसका एक उदाहरण है। शुरू हुआ, फिर आपको पूरे देश में क्या होती है, बारिश होती है। फिर आपका रिलीजन देखें तो मेजोरिटेरियन आपका 80% हिंदू हैं, बाकी और भी हैं, लेकिन जो अन्य भी आपके धर्म हैं उनके काफ़ी ज़्यादा आपको समानता देखने को मिलेंगी। मेजोरिटेरियन मतलब जैसे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, भारत के संदर्भ में छोड़िए, अब मैं बात करता हूँ किसकी, यहाँ बांग्लादेश की। बांग्लादेश की जो हेड है वो कौन है दोस्तों, आपका शेख हसीना है। और शेख हसीना आप देखेंगे जो पल्लू रखते हैं सिर के ऊपर, आप सोचिए पल्लू, ये एक इस्लामिक तो नहीं है, हिजाब है, बुर्खा है, वो सब है। वो आपको पल्लू, वो भी कहता है जैसे हमारे घर की महिलाएं, जैसे मेरी दादी पल्लू करती थी, सिर पे पल्ला रखती थी, मेरी मम्मी पल्ला रखती हैं, सिर पे पल्ला रखती हैं, वैसा ही पल्ला मैं देखता हूँ शेख हसीना रखती हैं। तो बांग्लादेश है। तो आप देखिए तो धर्म में भी काफ़ी ज़्यादा क्या समानताएँ हैं। दूसरा आप देखें लैंग्वेज, ये पूरा आपको इस मानचित्र के द्वारा कहीं हिंदी है, कहीं आपका कश्मीरी है, उर्दू है, आपका इसके अलावा गुजराती है,
मराठी है, कोनी है, कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल है, उड़िया है, बहुत सारी भाषाएं। लेकिन अंतोगत्वा एक बात निकल कर आती है कि मोस्टली जितनी भी ये भाषाएं हैं, इन सब की जननी कौन है? संस्कृत है। तो ये हम लगभग सभी भाषाओं की जननी संस्कृत मानी जाती है, मदर ऑफ लैंग्वेज। फिर आप इसके अलावा देखें तो हम और बहुत सारी कैटेगरी हम लोग बात करें कि इसकी एथनिक ग्रुप्स की बात करें तो एथनिक ग्रुप में जो आप देखते हैं तो आप ये देखिएगा पूरा ये आर्यन माना जाता है, ये द्रविडियन आपको माना जाता है, ये मोगलाइड माना जाता है। तो आर्यन जो मेजोरिटी है, इधर देखिए थोड़ा ज़्यादा इसमें स्पष्ट दिखाया गया है, वहाँ पे और ज़्यादा क्लियर दिखाया गया है। तो आप मतलब इस स्तर पर देखिए किसी प्रजाति के स्तर पर तो हमारे यहाँ मेनली 3 हैं। एक तो आपका क्या हुआ? आर्यन हुआ, दूसरा आपका द्रविड़ और फिर आपका मोगलाइड। और भी हैं जो छोटा मोटा इसमें दिख रहा है, क्लियर सा दिख रहा है कि द्रविड़ और जगह फैली हुई है। लेकिन उसके बाद आप देखें तो संस्कृति की शिव की पूजा यहाँ भी हो रही है, तो शिव की पूजा यहाँ भी हो रही है। मकर संक्रांति यहाँ भी सेलिब्रेशन हो रहा है, मकर संक्रांति यहाँ भी सेलिब्रेशन हो। तो भले ही आपका प्रजाति अलग हो, लेकिन काफ़ी चीज़ें आपको समान मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये सारी बातें जो हैं ये राष्ट्रीयता के संदर्भ में हो सकती हैं कि हमारे यहाँ पर राष्ट्रीयताएं अलग अलग हैं। लेकिन जो मैंने राष्ट्र की आपको डेफिनेशन बताई, राष्ट्र के बारे में, नेशन के बारे में जो आपको मैंने बताया कि जब सारी राष्ट्रीयता एक केंद्रीय सत्ता के प्रति निष्ठावान हो, और निष्ठावान होने की वजह है कि हमारा भविष्य एक है, हमारा इतिहास एक है, हमारी राजनीतिक आकांक्षाएं एक हैं, और हमारा जो भविष्य है वो यहीं पर सुरक्षित है। तो ये सब बातें जो दिख रही हैं ये कहीं ना कहीं एक राष्ट्र के रूप में दिखती हैं। और हम एक सफल राष्ट्र हैं, हम एक राष्ट्र हैं, तभी हमारे यहाँ पर क्या होता है? एक सफल लोकतंत्र होता है। अगर हम एक राष्ट्र ना बने होते, अलग अलग राष्ट्रीयता में जीते होते, तो हमारी स्थिति पाकिस्तान जैसी होती, हमारी स्थिति अफगानिस्तानी जैसी होती, जहाँ पर अलग अलग राष्ट्रीयताएं जो हैं वो राष्ट्रीयताएं राष्ट्र की भावना को अभी तक उत्पन्न नहीं कर पाई है, यानी कि वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई है। क्लियर? तो भारत क्या है दोस्तों? एक राष्ट्र है, उसका प्रमाण है भारत का एक सफल लोकतंत्र होना। क्लियर? अब बात ये, भारत राष्ट्रवाद को मानता है या अंतर्राष्ट्रवाद को मानता है, कि भारत के अंदर राष्ट्रवाद या अंतर्राष्ट्रवाद। जैसे मैंने कहा कि हम तो हमेशा राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद को एक ही मानकर चले हैं। हमने तो हमेशा क्या बोला है? अयम निज पुरोवेति गणा लघुचे साम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। बचपन से बोलते आए हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ओम धौ शांति अंतरिक्षगम शांति, बचपन से बोलते आए हैं। तो हम तो बचपन से क्या, प्राचीन समय से ही मानवता को फोकस में रखे हैं। लेकिन हम भारत राष्ट्र की बात करते हैं, भारत राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्र, तो भारत ने हमेशा कहा है कि हमने कभी भी वैश्विक शक्ति बनने की इच्छा रखी ही नहीं है। हमने कभी सुपर पावर जैसे कॉन्सेप्ट को लेकर चले ही नहीं दिमाग में कि हमें सुपर पावर बनना है। हमको तो वैश्विक गुरु बनना है। और वैश्विक गुरु भी क्यों बनना है? भारत का कहना यह है कि जो मैं शक्ति का अर्जन कर रहा हूँ, वो शक्ति का अर्जन वैश्विक गुरु बनने के लिए कर रहा हूँ, ना कि वैश्विक शक्ति। हमारे अंदर शोषणकारी वाले तत्व तो है ही नहीं। हम तो विश्व में गुरु बनने का प्रयास कर रहे हैं ताकि विश्व में शांति की स्थापना हो। हमारी शक्ति अर्जन करने का उद्देश्य है शांति की स्थापना, क्योंकि जब तक हम शक्तिशाली रहेंगे तो हम खुद के अंदर शांति रखेंगे और बाहर के देशों में भी शांति बनाए रखेंगे। लेकिन जहां हम शक्तिहीन होते हैं, हम पर क्या होते हैं? आक्रमण होते हैं। हम पुरानी बातें नहीं करते, हम अभी की बात 1962 की आप बात कर लीजिए, हम उसी की बात कर लें, तो सभी की स्थिति यही है। तो भारत कहता है शक्ति का अर्जन मैं शांति के स्थापना के लिए कर रहा हूँ, और ये सर्वविदित है, कमजोर व्यक्ति औरों के लिए छोड़ो अपने लिए कुछ नहीं कर पाया है। तो हमारी शक्ति अपने लिए भी, अपनी शांति के लिए भी और विश्व की शांति के लिए है। तो भारत हमेशा अंतर्राष्ट्रीयवाद को लेकर चला है। और यही नहीं, हमारे संविधान की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 51 आप देखें तो वो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कर रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की बात कर रहा है। आप हमारी विदेश नीति को भी देखें तो विदेश नीति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन, आपका पंचशील के सिद्धांत, ये सब इसी बात को दिखाते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीयवाद को स्वीकार करते हैं और राष्ट्रवाद के साथ हम अंतर्राष्ट्रीयवाद को लेकर चलते हैं। हालांकि बहुत सारे हमारे ऊपर क्या एलिगेशंस लगते हैं कि जैसे हम आज के बारे में बात करें कि भई आपने रोहिंग्या को शरण क्यों नहीं दिया, उनको शरण दीजिए, उनको बाहर मत निकालिए। जो प्रवासी आ गए हैं बाहर से, चाहे बंगाल की, पश्चिम बंगाल की बात करें या आप असम की बात करें, उनको आप भारत की नागरिकता दीजिए। तो ये एक विवाद है, इस पर चर्चा कि भारत ऐसा क्यों, क्या रीज़न है, क्या नहीं है, इस पर चर्चा मैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। लेकिन आप ये मानकर चलिए सैद्धांतिक रूप से व्यवहार में थोड़ा बहुत अंदर देखने को मिलता है, लेकिन हम सैद्धांतिक रूप से बात करें तो राष्ट्रवाद के साथ हम अंतर्राष्ट्रीयवाद को लेकर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आज जितनी भी कॉन्सेप्ट था, राज्य संबंधी जो अवधारणाएँ हैं, वो काफ़ी अच्छे समझ में आई होंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए राज्य व्यवस्था के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए, सोसाइटी के विषय के ऊपर आपका ऐसे के अंदर, सामान्य अध्ययन के अंदर सब जगह आपके लिए लाभकारी होगा। आप ज़रूर सुनिएगा, कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भविष्य में भी इस प्रकार का लेक्चर मैं दोबारा से आपके लिए दूं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।